नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 51 स्वर्ग का मार्ग स्वर्ण शरीर। कोने में किताबों की अलमारियों पर किताबों का घना ढेर लगा हुआ है और ये सभी साधना तकनीकों और संबंधित विषयों पर हैं। इनमें प्रथम दान, द्वितीय दान, तृतीय दान और चतुर्थ दान स्तर के योद्धाओं के मैनुअल मौजूद हैं। हॉन्टियन अकादमी की तरह ही स्तर जितना ऊंचा होता है, उस पर किताबों की संख्या उतनी ही कम होती जाती है। छठे दान स्तर के योद्धाओं के मैनुअल की बात करें तो इस पर लगभग 10 ही किताबें हैं। किताबों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बिल्कुल भी किताबें न होने से तो ये बेहतर है। शुरू में उसने सोचा था कि यह संकलन मंडप जैसा होगा और उसे यहाँ अपनी पसंद की कुछ 100 या यहाँ तक कि 1000 किताबें मिल जाएंगी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसे दोनों के बीच अंतर का कारण स्पष्ट हो जाता है। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए उनके लिए उपयुक्त साधना तकनीक भी अलग अलग होती है। अतः ये स्पष्ट है कि अकादमी को बड़ी मात्रा में गुप्त नियमावली और पुस्तकों की आवश्यकता होगी, ताकि शिक्षकों के पास अपने छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए केवल 1 या 2 ही साधना तकनीकें उपयुक्त होती हैं। लू चेन के पास फाइटर 6 दान साधना तकनीकों पर 10 से अधिक पुस्तकें होना ही अपने आप में एक विशाल संग्रह माना जाता है। 10 किताबों को लापरवाही से उठाते हुए वह उन्हें हल्के से पलटता है और अचानक उसके दिमाग में उनसे संबंधित गुप्त नियमावली प्रकट हो जाती है। क्यों? क्या ये खेती के तरीके इतने घटिया हैं कि आपको आकर्षित नहीं करते? उस नौजवान को उन किताबों को उठाते, पलटते और फिर उन्हें नीचे रख देते हुए और उनकी विषय वस्तु को ध्यान से देखते हुए देखकर मास्टर लू चेन थोड़ा अचंभित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। झांक जुबान ने सिर हिलाया। आसपास का जायजा लेते हुए उसने पुष्टि की कि यहाँ बस यही कुछ किताबें हैं। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष से निकलने वाला था, अचानक उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर रखे कुछ मैनुअल के ढेर पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने पूछा, ये क्या हैं? ओह, ये सब मेरे उस निकम्मे बेटे की देन है। उसे शारीरिक शक्ति बहुत पसंद है, इसलिए उसने शारीरिक शक्ति बढ़ाने के कई गुप्त ग्रंथ जमा कर लिए हैं। असल में वह तो राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में भी गया और उससे संबंधित सारी किताबें यहाँ ले आया। मास्टर लू चेन कड़वी मुस्कान के साथ कहते हैं, एक योद्धा के साधना में जैन की सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक शक्ति इसमें बहुत कम भूमिका निभाती है और उसका जिक्र करना भी बेकार है। झें की योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सच्चा सार। हालांकि योद्धा की साधना में पिगु क्षेत्र होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है, लेकिन असल में जो मायने रखता है वह है झें की। जब झें की शुद्ध और केंद्रित होती है तभी कोई वास्तव में शक्तिशाली हो सकता है। अधिकांश साधकों की दृष्टि में भौतिक शरीर केवल किसी की शक्ति का एक सहायक उपकरण है और इसका महत्व नगण्य है। क्या मुझे इसे देखने की अनुमति मिल सकती है? शारीरिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित हजारों गुप्त ग्रंथों को देखकर झांक जुबान थोड़ा भावुक हो जाता है। इसलिए वह मास्टर लू चेन से उन्हें देखने की अनुमति मांगने की इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके पास स्वरपथ का पुस्तकालय है, इसलिए उसे अपनी साधना तकनीकों के गहन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में होने पर वह प्रत्येक का सार निकालकर सत्य और असत्य की पहचान कर सकता है और उनमें से वास्तव में उपयोगी अंशों को निकाल सकता है। भले ही शारीरिक प्रशिक्षण महत्वहीन प्रतीत हो और इससे शारीरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि न हो, लेकिन यदि इतनी सारी पुस्तकें त्रुटियों को दूर करने और सही मार्ग दिखाने के लिए उपलब्ध हो, तो इसके परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे भी उसके पास 6 दान साधना तकनीक पर पर्याप्त पुस्तकें नहीं है जिनसे वह अपनी साधना का स्तर बढ़ा सके, इसलिए वह पहले इन्हें ही देख ले। शायद इनमें दी गई जानकारी से उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए। छोटे भाई, बेझिझक रहो। मास्टर लू चेन मुस्कुराते हैं। चूंकि वह उसे पहले ही अंदर ले आया था, इसलिए वह उसे किताबें देखने देने में कंजूसी नहीं करेगा। तो मैं गुस्ताखी करूंगा। झांक जुबान सिर हिलाता है और मैनुअल के ढेर की ओर बढ़ता है। पहले की तरह ही वह लापरवाही से उन्हें पलटने लगता है। हुआलाला, वह है। बगल में खड़े होकर उसकी हरकतों को देखकर मास्टर लू चेन अचंभित रह गए। मुझे लगा था कि वह किताबें पढ़ना चाहता है। वह क्या कर रहा है? इस तरह पन्ने क्यों पलट रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये किताबें उनकी पसंद की न हों? वैसे तो ये बात समझ में आती है। जिस तरह से वह फाइटर 6 दान साधना तकनीकों की खोज कर रहा है, उससे लगता है कि वह शायद पहले से ही फाइटर 5 दान के शिखर पर है। उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह पहले ही पिगु स्तर को पार कर चुका है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है या नहीं। हो सकता है कि वह जिज्ञासावश ही उन्हें देख रहा हो। ये बात समझ आने पर वह अब इस बारे में परवाह नहीं करता। एक महान कलाकार द्वारा छोड़ी गई एक अनमोल पेंटिंग को सहजता से उठाते हुए वह उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। झांक जुबान लगभग 10 मिनट के भीतर शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीकों से संबंधित उन सभी किताबों के पन्ने पलटकर खत्म कर देता है। खेती की सही विधि। पुस्तकालय में हजारों नियमावली प्रकट होती हैं। झांक जुबान का दिमाग चौंक उठता है और उसकी आंखों के सामने प्रकाश छा जाता है। फिर उसके मन में एक त्रुटिहीन नियमावली प्रकट होती है। पहले की कृषि तकनीक संबंधी नियमावली की तरह ही इस पुस्तक में हजारों पुस्तकों में दर्ज सही विधियों का सटीक क्रम दिया गया है। मुझे देखने दीजिए। किताब का पन्ने पलटते ही शब्दों की एक पंक्ति उसकी नज़र में आती है और उसके दिमाग में घर कर जाती है। झें की जल का प्रतीक है, जबकि भौतिक शरीर जल से भरी बाल्टी है। एक मजबूत बाल्टी में अधिक पानी भरा जा सकता है और उस पानी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। प्रारंभिक श्लोक उसे ज्ञानोदय का अनुभव कराता है। ये सही है। झांक जुबान की आंखें चमक उठीं।
पहले उनके विचार दूसरों जैसे ही थे। उन्हें लगता था कि शारीरिक साधना करना या न करना कोई मायने नहीं रखता, असली मायने में मायने रखते हैं तो वो है उनकी जैन की साधना। इसे पढ़ने के बाद ही उसे एहसास होता है कि उसकी सोच कितनी सही थी। अगर किसी की त्वचा उतर जाए तो उसके बाल कहाँ टिकेंगे। जैन की और शारीरिक शरीर के बीच का संबंध भी यही है। केवल एक शक्तिशाली शारीरिक शरीर ही जैन की तीव्र शक्ति को सहन करने और उससे भी अधिक पराक्रम प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। जैसे मानो उसके सामने कोई नया द्वार खुल गया हो। झांग जुबान पढ़ने की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाता। जितना अधिक वह पढ़ता है उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करता है। उसके शरीर में विद्यमान जैन की ऊर्जा अवचेतन रूप से पुस्तक में दर्ज विधि का अनुसरण करती है और निरंतर प्रवाहित होती रहती है। गेजी जैनकी के प्रवाह के तहत उसका शरीर, जो शुरू से ही कमजोर नहीं था, एक बार फिर विकसित होता है। उसकी मांसपेशियों के रेशे मोटे हो जाते हैं और उसकी त्वचा अधिक मजबूत हो जाती है। उसका शरीर अधिक सही और तर्कसंगत मार्ग की ओर विकसित होता है। कच्चा पुस्तक में दी गई व्याख्याओं में मग्न होने के कारण झांग जुबान अपने शरीर में हो रहे आश्चर्यजनक परिवर्तनों से अनभिज्ञ है। ऐसा लगता है मानो किसी ढांचे को पिघली हुई धातु से धो दिया गया हो। उसका शरीर धीरे धीरे एक शक्तिशाली हथियार में परिवर्तित हो रहा है जो सामान्य मनुष्यों की क्षमताओं से कहीं अधिक है। पुस्तकालय द्वारा परीक्षित तकनीक से जैसी उम्मीद थी, ये वाकई अद्भुत है। अब से मैं इसे स्वर का पथ स्वर्ण शरीर कहूंगा। 1 घंटे बाद झांग जुबान ने अंततः अपनी पुस्तक पूरी कर ली। पुस्तक में दर्ज विधियों के अनुसार उनकी जैन की ऊर्जा भी एक बार उनके शरीर में प्रवाहित हो चुकी थी। विंग, जैसे ही वह पुस्तक का नामकरण पूरा करता है, पुस्तक तेज रोशनी से जगमगा उठती है और पुस्तक के आवरण पर 4 बड़े शब्द दिखाई देते हैं, स्वर का पथ स्वर्णिम शरीर। भविष्य में मुझे इसमें ठीक से प्रशिक्षण लेना होगा। ओह, मेरा प्रशिक्षण तो पहले ही पूरा हो चुका है। पुस्तक समाप्त करने के बाद जब उसने लौटने पर उसमें दर्ज विधियों का उपयोग करके साधना करने का निर्णय लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही पुस्तक को देखते हुए इस शरीर संवर्धन तकनीक की साधना पूरी कर ली थी। यानी उसने शरीर को संवर्धित करने की इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। स्वर पथ की साधना तकनीकों में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए प्रशिक्षण की गति तीव्र है। हालांकि मुझे ये पहले से पता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अनजाने में ही इस तरह स्वरपथ के स्वर्ण शरीर को प्राप्त कर लूंगा। स्वरपथ दिव्य कला के अनुभव से वह जानता है कि दोषरहित साधना तकनीक कहीं अधिक प्रभावी होती है और इससे साधना अत्यंत तीव्र गति से की जा सकती है, इसलिए उसने स्वरपथ स्वर्ण शरीर की साधना को भी बहुत कठिन नहीं समझा था। बस उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह केवल इसके पाठ को एक बार पढ़कर ही साधना पूरी कर लेगा। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। छोड़ो भी, भले ही मुझे फाइटर 6 दान की पर्याप्त साधना तकनीकें न मिल पाई हों, लेकिन शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली इन साधना तकनीकों से मेरी ताकत में काफ़ी वृद्धि होनी चाहिए। मास्टर लू चेन के घर आकर हो सकता है कि वह फाइटर 6 दान साधना तकनीकों को खोजने के अपने उद्देश्य को पूरा न कर पाए हों, लेकिन बदले में उन्हें स्वरपथ का स्वर्ण शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए ये यात्रा अभी भी सार्थक है। अंतर यह है कि भौतिक शरीर और जैनकी में अंतर होता है। जैनकी को आसानी से मापा जा सकता है और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद किसी व्यक्ति की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन नहीं होता। दूसरी ओर मांसपेशियां त्वचा के नीचे छिपी होती हैं, इसलिए उनकी प्रगति को स्पष्ट रूप से मापना मुश्किल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही उसने स्वर के मार्ग के स्वर्णिम शरीर में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह कितना मजबूत हो गया है या उसका शारीरिक शरीर मजबूत हुआ है या नहीं। बेशक यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि उसने सफलतापूर्वक इसकी साधना पूरी कर ली है, इसलिए वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए लौटने पर आसानी से एक शक्ति मापक चट्टान स्तंभ पा सकता है। छोटा भाई झांग जुबान क्या कर रहा है? इस समय उनके साथ यहाँ आए मास्टर लू चेन का मन प्रश्नों से भरा हुआ है। अपनी किताब पढ़ते हुए वह बीच बीच में दूसरे व्यक्ति की ओर चुपके से देख रहा था। मैनुअल के पन्ने पलटने के बाद ये व्यक्ति 2 घंटे से बिना हिले डुले वहीं खड़ा है। आखिर वह कर क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ ली हों और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई हो। अतीत में त्यानिक्सुआन साम्राज्य में एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहता था। साधना और युद्ध की जिन तकनीकों को सीखने में अन्य लोगों को 2 से 3 साल लगते थे, उसे सीखने में केवल 2 से 3 दिन लगते थे। यही वजह थी कि वह साधना और युद्ध की सभी तकनीकों को सीखना चाहता था ताकि उन्हें मिलाकर नए कौशलों का एक समूह बना सके। अंत में एक नई रहस्यमय साधना तकनीक के जन्म से पहले ही वह बेकाबू हो गया। उसके सामने खड़ा यह नौजवान इतनी कम उम्र में ही अपनी साधना का स्तर बढ़ाकर फाइटर 5 दान के शिखर तक पहुंच गया। साथ ही वह चित्रकला में भी उस्ताद स्तर की निपुणता रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस वरिष्ठ की तरह उसमें भी लालच आ गया हो और उसके भीतर कुछ समस्याएं पैदा हो गई हों? छोटा भाई संदेह से भरा हुआ, वह अब और चुप नहीं रह सकता। इसलिए वह आगे बढ़ता है और झांग जुबान के विचारों को बाधित करने की कोशिश करता है ताकि उसे और अधिक उलझन में पड़ने से रोका जा सके। जैसे ही झांग जुबान स्वरपथ की दिव्य कला की शक्ति से प्रभावित हुआ, उसने एक चीख सुनी और उसके बाद एक हथेली ने उसके शरीर को धक्का दिया। ओह, मास्टर लू चेन! होश में आते ही वह जल्दी से पीछे मुड़ा और गलती से उसके कंधे दूसरे व्यक्ति से टकरा गए। पेंग! एक गहरी गूंज के साथ ही मास्टर लू चेन पल भर में हवा में उड़ गए। उनकी पीठ एक किताबों की अलमारी से टकराए और किताबें फर्श पर बिखर गईं। अध्याय 52। मास्टर लू चेन आंसू बहाने की कगार पर। झांग जुबान अचंभित रह जाती है। वह इतनी जल्दी नहीं मुड़ा, न ही उसने इतनी ताकत लगाई। मास्टर लू चेन पीछे की ओर क्यों उड़ गए? क्या वह मजे के लिए उछलकूद कर रहा होगा? मालिक! वह दूसरे पक्ष को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वह मास्टर लू चेन के शरीर की पीठ पर अपना हाथ रखकर उन्हें सहारा देता है। मैं ठीक हूँ, सू। अपने शब्दों को मुंह से निकलने से पहले ही मास्टर लू चेन को लगा कि उनका पूरा शरीर भारहीन हो गया है और वे आगे की ओर पलट गए। उनका सिर एक और किताबों की अलमारी से टकराया, जिससे उनके चेहरे पर किताबों की बौछार हो गई। गुरुजी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मुझे उठाने के लिए तुम्हें इतनी ताकत लगानी ही पड़ेगी? मालिक! उनकी हालत देखकर झांग जुबान उन्हें उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ती है।
ये देखकर मास्टर लू चेन जल्दी से उठते हुए कहते हैं, आप इधर मत आइए, मैं खुद कर सकता हूँ। किंग झांग जुबान वहीं रुक गया। उसने पलकें झपकाईं और अपने सामने खड़े बुजुर्ग को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसके मन में उठ रहे सवाल को वह रोक नहीं पाया। गुरुजी, क्या आप मजे के लिए उछल कूद कर रहे हैं? मजे के लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे थे? मास्टर लू चेन लगभग रो ही पड़े। अरे, तुम ही तो मस्ती के लिए उछल कूद कर रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार मस्ती के लिए उछल कूद कर रहा है। मैं एक माहिर चित्रकार हूँ, एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हूँ। मजे के लिए इधर उधर उछल कूद करने के लिए मैं कितना उबा हुआ होऊंगा। वैसे भी अगर मुझे खेलना भी होता तो मैं यहाँ नहीं खेलता। मेरी किताबों का संग्रह, मेरे खजाने सब यहीं हैं। मास्टर लू चेन को अपनी छाती में घुटन महसूस हो रही है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्यों? क्या आपको सीने में असहजता महसूस हो रही है? झांग जुबान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी पीठ पर थपथपाकर उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है। नहीं, पेंग। मास्टर लू चेन अपनी बात पूरी कर पाते ही थे कि झांग जुबान की मुट्ठी उनकी पीठ पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे आगे की ओर उड़े और अध्ययन कक्ष की दीवार से जा टकराए, जिससे उसमें एक बड़ी दरार पड़ गई। मालिक, उसे आगे बढ़ते देख झांग जुबान हैरानी से अपना सिर खुजलाने लगता है। यह उस्ताद आखिर करने की कोशिश क्यों कर रहा है? कुछ देर पहले पीछे की ओर कूद रहा था और अब आगे की ओर कूद रहा है। क्या वह मिर्गी से पीड़ित है? अगर लू चेन को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो झांग जुबान के लिए उसकी मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। वह तुरंत लू चेन की ओर दौड़ता है और उसे फिर से उठने में मदद करने की कोशिश करता है। इधर मत आओ। मास्टर लू चेन अपने होठों के कोने से ताज़ा खून पहुंचते हैं और जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वे अपने सामने खड़े युवक को ऐसे घूरते हैं मानो किसी राक्षस को घूर रहे हों, और ऐसा लगता है मानो वे किसी भी क्षण रो पड़ेंगे। मुझे बस दिल में ठंडक महसूस हुई, मैं मौत को गले नहीं लगा रहा। तुम्हारा प्रहार, अयो मेरी बूढ़ी बाहें, मेरे बूढ़े पैर। गुरुजी, क्या हो रहा है? उसे इस हालत में देखकर झांग जुबान पूछती है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने बड़ी समझदारी से व्यवहार किया, तो अचानक से तुम इतना उछलकूद क्यों करने लगे? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हो रहा है? मास्टर लू चेन भयभीत होकर उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले होते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? मुझे डर था कि कहीं तुम बेकाबू ना हो जाओ, इसलिए मैंने सद्भावना से तुम्हें याद दिलाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। फिर भी एक ही झटके में तुमने मुझे दूर फेंक दिया। फिर तुम दौड़कर मुझे आगे धकेलने लगे। आखिरी बार सबसे जोरदार था, मेरी पीठ पर सीधा एक घूंसा। अगर मेरे पास थोड़ी सी साधना ना होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। फिर भी तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो कि क्या हो रहा है? जब वह भड़कने ही वाला था कि उसने उस नौजवान के चेहरे पर हैरानी देखी और ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसे कुछ याद आया। अविश्वास से भरी आंखों से उसने पूछा, क्या तुमने अभी अभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है? वास्तव में? झांग जुबान ने सिर हिलाया। स्वर्ग के मार्ग के स्वर्णिम शरीर में महारत हासिल करना एक प्रकार की सफलता मानी जानी चाहिए, लेकिन भले ही यह एक बड़ी सफलता हो, इतनी तेजी से सुधार करना असंभव है। मास्टर लू चेन को आखिरकार समझ आ गया है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोग विशेष विधियों का उपयोग करके अपनी साधना को पल भर में बढ़ा लेते हैं। शक्ति में इस भारी वृद्धि के बाद उनका शरीर थोड़े समय में शक्ति के इस अंतर को समायोजित नहीं कर पाता, जिसके कारण वे अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते। उनकी सामान्य शक्ति का प्रयोग भी दूसरों की नज़र में पूर्ण शक्ति का आक्रमण प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति जिसके पास 100 किलोग्राम की शक्ति है अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लगाता है, तो वह केवल 10 किलोग्राम ही उठा सकता है। इतनी शक्ति से वह बिना किसी खास रुकावट के कप और ऐसी ही चीज़ें आसानी से उठा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को अचानक 10,000 किलोग्राम तक बढ़ाकर उसी अनुपात में कप उठाने की कोशिश करे, तो 1,000 किलोग्राम की अत्यधिक शक्ति कप की मजबूती को पार कर जाएगी और वह तुरंत चकनाचूर हो जाएगा। ये बहुत संभव है कि झांग जुबान के मामले में भी यही स्थिति हो। चूंकि वह व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई शक्ति से अनभिज्ञ है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि जब लू चेन अपनी पिछली शक्ति का उपयोग कर रहा होगा तो वह उसका सामना करने में असमर्थ होगा। उन्होंने इस स्थिति के बारे में पहले भी किताबों में पढ़ा है और संबंधित व्यक्ति को शारीरिक शक्ति में अंतर के अनुकूल होने में कुछ समय लगेगा। शुरू में तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ सचमुच मौजूद है। बस उसे यह बात अविश्वसनीय लगती है कि कुछ किताबें पलटने और उसके बाद दिवास्वप्न देखने मात्र से इस व्यक्ति की ताकत में अचानक इतनी वृद्धि हो सकती है। क्या यह उनके गहन ज्ञान संचय के कारण हुई अचानक छलांग हो सकती है? हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा हो जिससे उन्हें ज्ञानोदय हुआ हो और वे पल भर में सफलता प्राप्त कर पाए हों। अगर ऐसा है तो उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब है। मेरे साथ लाउंज में आइए। मन में संदेह लिए हुए मास्टर लू चेन और कुछ नहीं कहते और इसके बजाय लाउंज की ओर वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये पता लगाना आसान है कि स्थिति वैसी ही है जैसा उसे संदेह है। उसे बस झांग जुबान की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक ताकत मापने वाला चट्टानी स्तंभ ढूंढना है। चूंकि यह युवक फाइटर 6 दान साधना तकनीकों की खोज कर रहा है, इसलिए उसने अभी तक पिक्स्यू स्तर को पार नहीं किया है। चूंकि वह फाइटर 6 दान तक नहीं पहुंचा है, इसलिए फाइटर 5 दान शिखर के रूप में उसकी अधिकतम शक्ति केवल 4 डिंग ही हो सकती है। यदि उसकी ताकत इस मात्रा से अधिक हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि उसने काफी सुधार किया है। यदि ऐसा है तो उस समय की स्थिति को समझाया जा सकता है। लाउंज में हुआंग यू और बाइशुन अभी तक नहीं गए हैं। वे अभी भी बैठक कक्ष में बैठे हैं और चिंता से अध्ययन कक्ष की ओर देख रहे हैं। वे यहाँ एक निवेदन लेकर आए थे, लेकिन मास्टर लू चेन ने झांग जुबान की परीक्षा पूरी करने के तुरंत बाद उन्हें अपने साथ ले गए। उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। साथ ही उनका अचानक चले जाना भी उचित नहीं था, इसलिए वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। शाओ यू, अभी क्या मास्टर झांग जुबान सचमुच फाइटर 5 दान के शिखर पर पहुंच गए हैं? बाइशुन अब झांग जुबान को पहले की तरह शत्रुतापूर्ण नजरों से नहीं देखता था।
इसके विपरीत उसकी आवाज़ में उत्साह की झलक थी। असल में उसे पेंटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर उसके पिता ने उसे मजबूर न किया होता तो वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं आता। उन्हें असल में खेती करने में रुचि है। उन्हें केवल शक्तिशाली लोगों से मिलने पर ही रोमांच महसूस होता है। वह हमेशा से खुद को प्रतिभाशाली समझता आया था। इस साल मात्र 18 वर्ष का होने के बावजूद वह पहले ही फाइटर 5 दान के शिखर पर पहुंच चुका है। राजधानी में साधना की गति के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत कम लोग हैं। फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उससे कुछ ही अधिक उम्र का एक साधारण सा दिखने वाला युवक भी इस स्तर तक पहुंच जाएगा। वह इस बात से उत्साहित क्यों नहीं होगा, मुझे भी पक्का पता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह मेरी दुकान पर सिर्फ किताबें खरीदने आया था। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हालांकि चूंकि वह फाइटर 6 दान साधना तकनीकें खोज रहा है, इसलिए उसे फाइटर 5 दान के शिखर तक पहुंच जाना चाहिए था। हुआंग यू कहते हैं, झांग जुबान ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए उनकी सटीक क्षमता के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हालांकि चूंकि वह 6 दान मैनुअल की तलाश में है, इसलिए यह बहुत संभव है कि वह पहले ही 5 दान के शिखर पर पहुंच चुके हों। अन्यथा उसके लिए इस तरह की उच्च स्तरीय मैनुअल की तलाश करने का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच पाना, मुझे आश्चर्य होता है कि वह कितना शक्तिशाली होगा। मैं भी बाद में इसे आजमाकर देखूंगा। बाइशुन चिढ़ती है। वह युद्ध का दीवाना है और उसका दिल अब उसी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ द्वंद्व युद्ध करने की तीव्र इच्छा को दबा नहीं सकता जिसने उसके समान स्तर प्राप्त कर लिया हो। दादा, जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी कोई वहां आ गया। पीछे मुड़कर देखने पर वे दोनों चौंक गए। कुछ क्षण पहले तक अतुलनीय रूप से सुरुचिपूर्ण दिख रहे मास्टर लू चेन इस समय बेहद उदास हैं और उनका पूरा चेहरा लाल हो गया है और वे अस्त व्यस्त हालत में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अध्याय 53, बाइशुन का पतन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ एक दूसरे को अचंभित के राय पर रखती है। ये है मास्टर लू चेन, सम्राट के शिक्षक। बच्चों की किस्मत की उन पर हाथ उठाने की, उन्हें इस समस्या तक पीटने की। इसके अलावा तुम दोनों अध्ययन कक्ष में क्या नहीं थे? वह इस स्थिति में क्यों लौटा? ऐसा क्या हो सकता है कि वे अध्ययन कक्ष में किताब पढ़े नहीं बल्कि चले गए? वह बैगी मास्टर लू चेन को कितना मिला है? मैं ठीक हूँ। मास्टर लू चेन ने अपने हाथ से अजीब तरह का झटका दिया। आखिरकार वह ऐसा कह सकती थी। झांग जुबान ने अभी अभी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उसकी शक्ति पर नियंत्रण न होने के कारण उसे चोट लग गई है। उन्हें यह भी पता है कि इसे समझाना मुश्किल होगा, इसलिए मास्टर लू चेन मुख्य आसन की ओर चल रहे हैं। फिर अंकल चेंग की ओर मुकरकर कहते हैं, आह चेंग, जाओ और एक शक्ति वाला पत्थर का स्तंभ ले आओ। वह एक कुशल चित्रकार हैं, प्रतिभाशाली नहीं, इसलिए उनके विश्राम कक्ष में कोई शक्ति स्तंभ वाले पत्थर के स्तंभ नहीं देखे गए हैं। हालांकि ये वस्तु साधना से संबंधित है, इसलिए उनके घर में अभी भी कुछ स्तंभ मौजूद हैं, तो एक लाना ठीक रहेगा। हाँ, अपने गुरु के विधान के बारे में अनिश्चित होने के बावजूद अंकल चेंग सिर हिलाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मास्टर झांग, क्या आप सोलर फाइटर 5 डैन के शिखर पर पहुंच गए हैं? कमरे में रहते हुए देखो बान उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ओह, अकादमी में इसके बारे में बात करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ ये कोई रहस्य नहीं है, इसलिए झांग जुबान को इस तथ्य को रहस्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी उसी स्तर पर हूँ। क्या मैं आपसे कुछ अनुरोध कर सकता हूँ? युवाओं की सहमति से बाई की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। बाइशुन, तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम कहते हो। चौंक कर हुआंग यू ने तुरंत उसे डॉक्स की कोशिश की। मास्टर लू चेन एक सभ्य व्यक्ति हैं और उन्हें अपने सामने बहस और लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या नहीं लगता कि उनका चैलेंज एक मजाक है? जैसा कि हुआंग यू ने कहा था, लू चेन को यह पसंद नहीं है कि दूसरे उसके सामने भले और तलवारें हों। हालांकि जब तक शक्ति खिलौना वाला शिलास्तंभ यहाँ नहीं है, झांग जुबान के कौशल में सुधार हुआ है या नहीं, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका बाइजून के माध्यम से ही है। वह इस तथ्य से परिचित है कि बाद में वाला फाइटर 5 डैन के शिखर पर पहुंच गया है। यदि उसके अभ्यास का स्तर समान हो तो वह ये देखेगा कि झांग हुआन की शक्ति में वृद्धि हुई है या नहीं। इस पर वह अपने प्रमुख का कहना है, अगर यह सिर्फ सामान्य अभ्यास है तो मेरे लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल नहीं है। वाह, पहले तो बाइशुन को लगा था कि मास्टर लू चेन इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। अत्यधिक उत्साह के कारण बाइशुन लगभग उछल पड़ा। प्रसन्न भाव से वह लाउंज के बीचों बीच 2 कदम बढ़ा और एक शांत मुद्रा में झांग जुबान को इशारा किया, आओ। ठीक है। झांग जुबान ने हाल ही में स्वरपथ स्वर्ण शरीर साधना पूरी की है और वह ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसकी शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है। इसलिए वह दूसरे पक्ष की चुनौती को अस्वीकार नहीं करता और बैठक कक्ष के केंद्र की ओर चल पड़ता है। मेरी मुट्ठियों में बहुत ताकत है, इसलिए सावधान रहो। कठोर आंखों के साथ बाइजुन के चेहरे पर अब वह सज्जनतापूर्ण भाव नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का आभास उभर आया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फाइटर 5 दान के शिखर के रूप में ताकत के मामले में वह शांग बिन से भी ऊपर है। वाला अपनी पूरी ताकत बटोरने के बाद बाइशुन आगे बढ़ता है। तलवार जैसी ताकत और ब्लेड जैसे मुके की शक्ति से वह झांग जुबान की ओर सीधा वार करता है। अपनी साधना के स्तर का परीक्षण करने के लिए झांग जुबान स्वरपथ के पुस्तकालय में संकलित बाइजुन की खामियों को देखने की जहमत नहीं उठाता है और इसके बजाय वह अपनी ही एक मुट्ठी से बाइजुन का सामना करता है। दोनों मुट्ठियां हवा में टकराती हैं और झांग जुबान भौहें चढ़ा लेता है। उसके मुके में इतनी ताकत की कमी क्यों है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह फाइटर 5 डैन शिखर स्तर का नहीं है? झांग जुबान की मुट्ठी बिना रुके सीधे दूसरे पक्ष की मुट्ठी को भेद देती है, उसे पूरी तरह से पराजित कर देती है, मानो एक पत्थर बुलबुले से टकरा गया हो। ये सोचते हुए कि दूसरा पक्ष अच्छी तरह से तैयार नहीं है और उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, झांग जुबान ने अपनी ताकत को जल्दी से आधा कर दिया। फिर भी बाइशुन का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह रबर की गेंद की तरह हवा में उछल जाता है। वह तभी रुकता है जब उसकी पीठ एक खंभे से जोर से टकराती है। आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी मुट्ठी पीछे खींचते हुए झांग जुबान आगे बढ़ता है और दूसरे को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है।
नहीं, ये दृश्य देखकर मास्टर लू चेन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सु बाइशुन, जिसे उस युवक ने खींच लिया था, एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया। हवा की सीटी के साथ वह एक बार फिर हवा में उड़ने लगा। पाजी, कुछ मीटर तक हवा में उड़ने के बाद उसका चेहरा दीवार से टकराता है और उसके मुंह और नाक से ताज़ा खून बहने लगता है। वो बाइशुन लगभग वहीं रोने लगती है। बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं आपके मुकाबले का नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना निर्दयी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आकर्षक नैन नक्श, मेरा चेहरा। तुम क्यों हो? बाइशुन को अपने एक झटके से उड़ते हुए देखकर झांग जुबान मासूमियत भरे चेहरे से अपना सिर खुजाता है। वे क्या कर रहे हैं? पहले मास्टर लू चेन और अब बाइशुन। क्या आप दोनों का इस तरह उछलकूद करना वाकई ठीक है? अगर उन दोनों को पता चल जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो वे निश्चित रूप से निराशा के मारे वहीं खून की उल्टी कर देंगे। तुम ही हो जो उछलकूद कर रहे हो। तुमने ही हमें चौंका दिया, ठीक है? यह आदमी। किनारे खड़ी हुआंग यू की बाहें फड़कने लगती हैं और वह इस स्थिति को संभाल नहीं पाती। बाइशुन को युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में गिना जा सकता है। कुछ को छोड़कर उनका कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक लेकिन हार न मानने वाला व्यक्तित्व विकसित किया। उन्हें लगा था कि द्वंद्व युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही मौके से उन्हें धूल चटा दी जाएगी। वह बुरी तरह हार गया। ये व्यक्ति देखने में साधारण लगता है, इसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है? क्या तुम ठीक हो? दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में अनिश्चित झांक जुबान माफी भरे भाव से बाइजुन के पास जाती है। मैं ठीक हूँ। बाइशुन उठने की कोशिश करता है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है। एक फाइटर 5 दान होने के नाते, जिसने अपनी हड्डियों और त्वचा को इतना मजबूत बना लिया है, इस तरह के छोटे घाव उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बहुत खूब, मुझे एहसास हुआ कि आपने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। कैसा रहेगा अगर हम एक बार फिर से पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला करें? झांक जुबान ने गंभीर भाव से कहा। दोबारा। बाइशुन के चेहरे पर झुंझुनी सी महसूस होती है और वह लगभग रोने लगता है। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो शायद मैं यहीं मर जाऊं। वह तुरंत हाथ हिलाकर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, गुरुजी मुझसे कहीं अधिक बलवान हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे अभ्यास करने की कोई आवश्यकता है। शिष्टाचार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस दोस्ताना नोकझोंक है, इसलिए इतना संयमित रहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे उस्ताद मत कहो, इससे दूरी का भाव आता है। झांक जुबान ने सोचा कि दूसरा पक्ष मास्टर लू चेन के समकक्ष होने के कारण सावधानी बरत रहा था, जिसके कारण वह मुकाबले में अपना पूरा जोर लगाने से हिचकिचा रहा था, और इसी परिणामस्वरूप झांक जुबान को वह कमजोर लगा। जब उसकी साधना शक्ति पंचम स्तर 5 दान पर पहुंची ही थी, तब उसका याओ हान से मुकाबला हुआ और याओ हान ने अपनी अपार शक्ति से उस पर काफी दबाव बनाया। याओ हान की साधना शक्ति बाइशुन से कहीं अधिक थी, लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर न होने के कारण उसने सोचा कि मुकाबला भी वैसा ही होगा जैसा उसके साथ हुआ था। फिर भी बाइशुन एक ही मौके से हवा में उड़ गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा और उसने इसका कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग न करना माना। अन्यथा अपनी 8 दिन की शक्ति के साथ उसके लिए 4 दिन की शक्ति वाले फाइटर 5 दान शिखर को एक ही मौके से हवा में उड़ाना असंभव है। स्पार्क। बाइशुन डर से कांप उठा। क्या तुम इसे अभ्यास कहते हो? तुम्हारे उस एक मौके से ही मैं लगभग स्वर पहुंच गया था, जानते हो। इसके अलावा दादा लू चेन के सहकर्मी होने के नाते मैं आपको गुरुजी के अलावा और क्या कहकर पुकारूं? उसके मन में एक विचार है और उसके चेहरे की झलक है, मानो वह रोने वाला हो। चंकी ने कहा था कि गुरुजी ने कहा था कि दूर का लगता है, तो मैं आपको दादाजी क्यों नहीं कहूँ? दादाजी झांक, मैं अपनी क्षमता का आकलन करता हूँ, ठीक है। मुझे आपके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं विनती करता हूँ, मेरे अभ्यास के लिए कहा गया बंद कर दें। शक्ति खिलौना वाला रॉकी स्तंभ यहाँ है। इस समय चाचा चेंग वहां पहुंचे और उनके सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। बाइशुन की चीख पुकार सुनकर वे कहीं जाम हो गए। क्या? अध्याय 54 होंगजिन मोतीफल। ये कौन है? त्यानिक्सुआन साम्राज्य के सर्वोपरि अधिकारी जेनेनान वान का इकलौता पुत्र। क्या वो झांक जुबान को अपना दादा बताकर रो रहा है? जरूर मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। अंकल चेंग को बस इतना महसूस होता है कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है और वे लगभग बेहोश हो जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ताकत मापने वाला पत्थर का खंभा लेने के लिए उठा था। क्या हुआ? क्या कोई मुझे समझा सकता है? खांसी, खांसी, ठीक है। छोटे भाई झांक जुबान, भविष्य में तुम दोनों के लिए अभ्यास करने के कई अवसर मिलेंगे। बाइजुन घायल है और उसे कुछ समय के लिए अपनी साधना को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वैसे भी चून की शक्ति मापने वाला शिलास्तंभ यहाँ पहले से ही मौजूद है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए पहले अपनी शक्ति का परीक्षण करना सबसे अच्छा होगा। स्थिति की असहजता को भांपते हुए मास्टर लू चेन तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है। बाइशुन को मुकाबला करने के लिए अनिच्छुक देखकर झांक जुबान निराशा में अपना सिर हिलाता है। वह जमीन पर बनी एक दरार में अभी अभी लगाए गए शक्ति मापने वाले पत्थर के खंभे को देखता है और उसके पास जाता है। हल्की मुस्कान के साथ वह कहता है, दरअसल मैंने कल अपनी शक्ति का परीक्षण किया था और ये लगभग 4 दिन के आसपास था। आज परीक्षण करने में शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज सुबह ही उसने याओ हान को बुरी तरह पीटकर सुआ का सिर बना दिया था। उससे पहले उसने उसकी ताकत का परीक्षण किया था और पाया था कि वह 8 डिंग है। वह पूरे दिन व्यस्त रहा था। इसके अलावा उसके पास अभ्यास करने के लिए कोई साधना तकनीक न होने के कारण उसके एक भी एक्यूपॉइंट में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए उसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसने स्वरपत स्वर्ण शरीर का अभ्यास किया है। झांक जुबान की राय में भले ही उसके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ हो, ये किसी व्यक्ति की शक्ति निर्धारित करने में जेनकी के महत्व की बराबरी नहीं कर सकता। जहां तक उसके द्वारा अपनी शक्ति को 4 डिंग बताने की बात है, तो इसका कारण यह है कि यह डिंगली क्षेत्र के शिखर स्तर के व्यक्ति की मानक शक्ति होती है। वह अपने रहस्यों को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता। सबसे बुरी स्थिति में उसे बाद में अपनी शक्ति का परीक्षण करते समय उसका आधा हिस्सा ही रोकना पड़ेगा। चून की स्तंभ को यहाँ लाया गया है, तो इसे आजमा कर देखिए, मास्टर लू चेन कहते हैं। ठीक है। झांक जुबान मुस्कुराते हुए प्रस्ताव स्वीकार करता है।
अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी मुट्ठी सामने खड़े चट्टानी खंभे की ओर बढ़ती है। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह आगे बढ़ती है और उसकी मुट्ठी की शॉकवेव से हवा में सरसराहट पैदा हो जाती है। पेंग, स्तंभ से प्रकाश निकलता है और उस पर धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगती हैं। देखो, जैसा मैंने कहा, चार्डिंग खंभे की सतह पर तैरती हुई आकृतियों को देखकर झांग जुबान ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए दूसरों की ओर मुड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि बाइजुन, हुआंग, मास्टर लू चेन और अंकल चेंग उसे ऐसे घूर रहे हैं मानो वह कोई राक्षस हो। उनकी हर एक आंख मानो अपनी जगह से बाहर निकल रही है। क्या बात है? झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह अपना सिर झुकाकर खुद को देखता है, वैसे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं होना चाहिए, है ना? उस शक्ति मापन स्तंभ को फिर से देखो, हुआंग यू ने उत्तेजित होकर कहा। शक्ति मापने वाले पत्थर के स्तंभ में क्या खराबी है? क्या ये सिर्फ 4 इंच का नहीं है? क्या आप सभी को इतना हैरान होना जरूरी है? पीछे मुड़कर देखने पर झांग जुबान का शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसे ठीक से पता नहीं चला कि कब क्या हुआ, लेकिन पहले दिखाई देने वाले 4 के पीछे 9 दिखाई देने लगा। सब मिलाकर 49। मैंने अभी जो मुक्का मारा उसमें कितनी ताकत थी? 49 डिंग। झांग जुबान भी आश्चर्यचकित है। आज सुबह जब उसने इसका परीक्षण किया तो उसकी शक्ति केवल 8 डिंग थी। इसके अलावा उसने चट्टान के खंभे पर प्रहार करते समय जानबूझकर अपनी आधी शक्ति को नियंत्रित किया था, तो भला वह 49 डिंग की शक्ति तक कैसे पहुंच सकता था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं करता तो उसकी मुट्ठी में लगभग 100 डिंग की ताकत समा सकती थी? एक फाइटर 5 डान डिंगली शिखर स्तर के योद्धा की शक्ति 4 डिंग होती है, जबकि पिक्स्यू शिखर स्तर के योद्धा की शक्ति 80 डिंग से अधिक नहीं होती। क्या मुट्ठी से 100 डिंग तक वार करने की क्षमता का अर्थ यह नहीं है कि उसकी शक्ति एक फाइटर 6 डान पिक्स्यू विशेषज्ञ के बराबर है या उससे भी अधिक है? क्या ऐसा हो सकता है कि शक्ति मापने वाला चट्टानी स्तंभ खराब हो गया हो? उसके मन में एक विचार कौंधता है और झांग जुबान अपने संदेह को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाता। पत्थर का खंभा खराब नहीं है। क्या तुमने पहले अध्ययन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी? उसी से तुम्हारी ताकत में जबरदस्त उछाल आया। और तुम अभी तक अपनी इस नई ताकत के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हो, इसीलिए तुमने बाइशुन को इतनी बुरी तरह हराया। अपने विचारों की पुष्टि होते देख मास्टर लू चेन समझाते हैं। पहले तो वह कहना चाहता था कि झांग जुबान ने उसे बुरी तरह पीटा था, लेकिन हम मोड़ पर आकर रुक गया। आखिर चाहे कुछ भी हो जाए, वह भी एक उस्ताद है और उसे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना ही होगा। एक बड़ी सफलता, 4 डिंग से 49 डिंग तक की बढ़ोतरी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक ही बार में 45 EQ पॉइंट्स को भेज दिया हो। उनकी व्याख्या न सुनना एक बात है, लेकिन जैसे ही वे इसे सुनते हैं, बाइशुन और हुआंग यू लगभग वहीं बेहोश हो जाते हैं। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? फाइटर 6 दान पिक्स्यू स्तर पर व्यक्ति अपनी साधना शक्ति बढ़ाने के लिए अपने EQ पॉइंट्स को खोलता है। प्रत्येक EQ पॉइंट के खुलने पर व्यक्ति को 1 डिंग शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर में कुल 108 EQ पॉइंट्स होते हैं। हालांकि इनमें से केवल 72 को ही खोला जा सकता है। इसके अलावा इन EQ पॉइंट्स को खोलने का एक विशिष्ट क्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक बनावट अलग अलग होने के कारण सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन्हें खोलने का क्रम भी भिन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति आदर्श क्रम नहीं खोज पाता है तो संभवतः वह अपने जीवन में केवल 30 से 40 EQ पॉइंट्स ही खोल पाएगा और आगे बढ़ने में असमर्थ रहेगा। सामान्यतः इन्हें एक एक करके पार किया जाता है और शक्ति धीरे धीरे 1 डिंग बढ़ती जाती है। झांग जुबान की शक्ति का पल भर में 45 डिंग बढ़ जाना। यार, तुम तो आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लोगों को सफलता की राह पर आगे बढ़ते नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। दरअसल सिर्फ दूसरे ही नहीं, बल्कि झांग जुबान खुद भी इस बात से अनजान है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या स्वर्गपथ स्वर्ण शरीर का अभ्यास करने मात्र से ही इतना जबरदस्त सुधार हुआ? क्या इससे उसकी शक्ति में पल भर में 90 गुना वृद्धि हो गई? सामान्य तौर पर जब उसने सहजता से मास्टर लू चेन को हवा में उछाल दिया और बाइशुन को हरा दिया, तो उसे यह समझ लेना चाहिए था कि उसने कितना सुधार किया है और उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है, न कि वह अब की तरह अज्ञानी है। हालांकि एक पारलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति होने के नाते और जिसने अभी 2 दिन पहले ही साधना शुरू की है, ये पहले से ही अविश्वसनीय है कि वह अपनी साधना को नियंत्रित करके सही मात्रा में शक्ति का प्रयोग कर पाता है। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने और उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के बारे में विस्तार से चर्चा करना उससे अत्यधिक अपेक्षा करना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी आम इंसान को अचानक अलौकिक शक्ति मिल जाए। शुरुआत में उसे इसकी आदत नहीं पड़ेगी और शायद वह थोड़ा असमंजस में भी पड़ जाए। झांग जुबान के साथ भी ठीक यही स्थिति है। शुरुआत में उसकी शक्ति केवल 8 डिंग थी, लेकिन अचानक ये 90 डिंग बढ़ गई, यानी 10 गुना से भी अधिक। इतना ही नहीं, क्योंकि यह वृद्धि उसके शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका पता नहीं लगाया जा सकता। बल्कि अगर उसे पहले से पता होता तो यह अजीब बात होती। बाइशुन को मांस के लोथे में न बदलने देना ही उसके लिए एक वरदान है। छोटे भाई झांग, क्या सच में तुमने अभी अभी 45 EQ पॉइंट्स खोले हैं? उसे स्तब्ध देखकर मास्टर लू चेन ने धीरे से पूछा। एक पल में 45 EQ पॉइंट्स का खुल जाना अभूतपूर्व है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अचानक इतनी ताकत कहाँ से आई होगी? मैं अभी भी डिंगली स्तर के शिखर पर हूँ। मेरी साधना में अभी और प्रगति नहीं हुई है, बस मेरा शरीर थोड़ा और मजबूत हो गया है, झांग जुबान कहते हैं। शारीरिक शरीर? मास्टर लू चेन अचंभित हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ ऐसे खजाने हैं जिन्हें ग्रहण करने से व्यक्ति का शारीरिक शरीर स्टील के बराबर शक्तिशाली हो जाता है, जिससे उसे पिक्सुए स्तर के शिखर के बराबर ताकत मिल जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि शारीरिक साधना से भी इस स्तर तक पहुंचा जा सके? किंग, लगता है मैंने आज कोई अनजान फल खा लिया है। शुरू में तो उसे खाने के बाद मुझे अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद यही मेरे शरीर की ताकत में अचानक हुई इस बढ़ोतरी का कारण हो, झांग जुबान ने कहा। आधुनिक सभ्यता के सदस्य के रूप में वह इस बात को भलीभांति समझता है कि अपनी क्षमता से अधिक धन संपत्ति प्राप्त करना विपत्ति को आमंत्रित करता है।
यदि वह ये स्वीकार कर ले कि उसने साधना के माध्यम से यह स्तर प्राप्त कर लिया है, तो असंख्य लोग क्रोधित होकर उसकी साधना तकनीक को हड़पने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग उस पर शोध करने के लिए उसका अपहरण भी कर लें। चूंकि मास्टर लू चेन ने बताया था कि कुछ ऐसे खजाने हैं जो किसी के शारीरिक स्वास्थ्य में जबरदस्त वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। भाग्य, ये सचमुच भाग्य है। मास्टर लू चेन को झांग हुआन के शब्दों पर जरा भी संदेह नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है कि उसे संदेह नहीं है, लेकिन अगर उसे संदेह है भी तो उसके पास झांग जुबान की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2 घंटे के अभ्यास से किसी की शारीरिक शक्ति में कुछ दर्जन अंक की वृद्धि हो सकती है। क्या ये दिवास्वप्न नहीं है? यह उतना ही हास्यास्पद है जितना किसी पुरुष से बच्चे पैदा करवाने की कोशिश करना। उस बेतुकी बात पर विश्वास करने के बजाय यह अधिक संभावना है कि उसने कुछ खजाना खा लिया हो। क्या मैं उस फल का रूप जान सकता हूं जो छोटे भाई ने खाया था? मास्टर लू चेन ने पूछना जारी रखा। रूप? झांग जुबान अपना सिर खुजाता है। वह तो बस यूं ही बकवास कर रहा था, भला उसे कैसे पता चल सकता था कि वह कैसा दिखेगा। हालांकि अब जब बात यहां तक पहुंच ही चुकी है तो चुप रहना कहीं ज्यादा शक पैदा करेगा। इसलिए वह जवाब देता है, ये लाल रंग का फल है। इससे पहले जब वह अकादमी के संकलन मंडप में किताबों के पन्ने पलट रहा था तो उसे याद आया कि उसने लुचेन द्वारा वर्णित फल से मिलते जुलते एक फल का वर्णन देखा था। वह किताब एक व्यक्ति की यात्राओं का महाकाव्य थी और उसमें एक पात्र ने लाल रंग का फल खाया था और उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। इस समय उसके पास केवल अपनी किस्मत आजमाने का ही विकल्प था। लाल रंग का? क्या ये गहरे लाल रंग का हो सकता है? जी हाँ, ये वही चीज़ है। मास्टर लू चेन को कुछ सूझा और उनकी सांसें तेज हो गईं। क्या गुरुजी को इसके बारे में पता है? ये है होंगजिन पल फ्रूट। किंवदंती है कि इसका सेवन करने से व्यक्ति का शरीर तेजी से विकसित होता है, जिससे उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसका सामना पिक्स्यू क्षेत्र का शिखर विशेषज्ञ भी नहीं कर सकता। मास्टर लू चेन ने उत्साह से कहा। होंगजिन पल फ्रूट? झांग जुबान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ सचमुच मौजूद हो? अध्याय 55, घेरा हुआ वन स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। कुछ देर और बातचीत करने के बाद झांग जुबान से पूछा गया कि उसे होंगजिन पल फ्रूट कहाँ से मिला। उसने सहजता से जवाब दिया कि उसे यह बाजार से मिला, जिससे मास्टर लू चेन और बाकी लोग उसकी किस्मत पर आश्चर्य से भर उठे। ठीक है भाई झांग जुबान, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं या? लू चेन ने पूछा। मैं होंगटिन अकादमी में शिक्षक हूँ, झांग जुबान ने जवाब दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में इतनी शक्ति और चित्रकला की गहरी समझ है। मास्टर लू चेन उसकी प्रशंसा करते हैं। वे बगल में बैठे हुआंग यू और बाइशुन की ओर मुड़कर कहते हैं, चित्रकला किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार दे सकती है और उसके चरित्र का निर्माण कर सकती है। दिन भर लड़ाई झगड़े और हत्या के बारे में मत सोचो। चूंकि भाई झांग जुबान अकादमी के शिक्षक हैं, इसलिए जब भी तुम दोनों को फुर्सत मिले उनसे मिलने जाओ और उनसे सीखो। जो उनसे कुछ सीखेगा उसे मैं छूट देने और उसकी मनचाही चीजें देने पर विचार करूंगा। हाँ, हुआंग यू ने कड़वे भाव से जवाब दिया, जबकि बाइशुन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उनके बीच हुई नोकझोंक से उसे यह समझ आ गया कि झांग जुबान की वर्तमान क्षमता उससे कहीं अधिक है। ऐसे कुशल कलाकार से सीखना निश्चित रूप से उबाऊ चित्रकला सीखने से कहीं अधिक रोचक है। कम से कम उन्हें मास्टर लू चेन से सीखने की तुलना में उनसे सीखना अधिक आरामदायक लगता है। आज अचानक दखल देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी देर हो गई है, इसलिए स्वामी जी मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपसे किसी और दिन फिर मिलूंगा। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद झांग जुबान विदा लेने का फैसला करता है और लू चेन की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। इस बार आप फाइटर 6 दान साधना तकनीकों की तलाश में आए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास यहाँ उनमें से बहुत सी नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद शेन जुई से इस बारे में बात करूंगा ताकि वह आपको राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में ले जाकर उन्हें देखने का प्रबंध कर सकें। संयोगवश ऐसा लगता है कि वह इन कुछ दिनों में शिकार पर गए हुए हैं, इसलिए इस समय राजधानी में नहीं है। मास्टर लू चेन कहते हैं। गुरुजी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ये शब्द सुनकर झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। किसी भी सामान्य स्थान पर फाइटर 6 दान साधना तकनीक की कुछ ही पुस्तिकाएं मिलना असंभव है। हालांकि राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में, जो त्यानिक्सुआन साम्राज्य में पुस्तकों के सबसे पूर्ण संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, वह निश्चित रूप से उनमें से कई को पा सकता है। अगर वह तिजोरी में प्रवेश करके फाइटर 6 दान साधना तकनीकों को देख पाता है तो वह स्वरपद दिव्य कला का निर्माण कर सकता है और सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकता है। आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हैं। लू चेन मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। गुरु के निवास से निकलकर झांग जुबान अकादमी की ओर चल पड़ता है। जब वह शेन बीरू के साथ खाना खा रहा था तब तक सूरज डूब चुका था। इस समय चांद आसमान में ऊंचा था और जमीन को ठंडी चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके पिछले जीवन की घड़ी के हिसाब से लगभग 12 बज चुके होंगे। समय बीतने के बावजूद उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। गुरु के निवास की यात्रा वाकई सार्थक रही। स्वरपथ स्वर्ण शरीर के संकलन ने उनके शारीरिक बल को प्रबल कर दिया है, जिससे उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अपनी वर्तमान साधना के साथ यदि उनका सामना पिक्स्यू स्तर के शिखर विशेषज्ञ से भी हो जाए तो वे उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फाइटर 6 दान साधना तकनीकों पर लगभग 1 दर्जन पुस्तकें भी मिलीं। भले ही यह उनके लिए स्वरपथ दिव्य कला का संपूर्ण संस्करण संकलित करने के लिए अपर्याप्त हो, फिर भी यह उनके प्रशिक्षण के लिए लाभदायक होना चाहिए। मेरी शारीरिक शक्ति पहले ही 90 डिग्री तक पहुंच चुकी है। अगर मुझे उच्च स्तरीय शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीकें मिल जाएं तो क्या मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। मास्टर लू चेन के अध्ययन कक्ष में शारीरिक प्रशिक्षण के कई गुप्त नियमावली हो सकती हैं, लेकिन वे सबसे सरल और बुनियादी साधना विधियां थीं। यदि स्वरपथ के पुस्तकालय द्वारा संकलित ऐसी पुस्तकें इतना प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि वे अधिक गहन शारीरिक साधना नियमावली का संकलन करें तो संकलित पुस्तक और भी अधिक अद्भुत होगी। यदि यह सच है तो भविष्य में उसकी शारीरिक क्षमता उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे ही वह अपनी खुशी में डूब रहा था, अचानक उसके कान कांपने लगे। उसके शारीरिक बल में वृद्धि के कारण उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी तेज हो गई है।
उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह रुक जाता है। मेरे पीछे आ रहे मेरे दोस्तों, बाहर आओ। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सतर्क रहोगे। सावधान रहने का क्या फ़ायदा? लड़के, तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है, आज हमसे भागने का सपना भी मत देखना। हुआलाला, जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलीं और उसे घेर लिया। उनमें से हर कोई झांक जुबान को ठंडी निगाहों से देख रहा था, मानो किसी लाश को घूर रहा हो। क्या आप सब लोग हैं? झांक जुबान उन्हें पहचानता है। वह समूह में से 2 लोगों को मास्टर मोयांग के रूप में पहचानता है, जिसका आज सुबह बाजार में उसके द्वारा पर्दाफाश किया गया था, और उस कलाकृति व्यापारी के रूप में जो उसके साथ काम कर रहा था। बचे हुए कुछ लोग वे समर्थक होने चाहिए जो भीड़ में छिपे हुए थे। इस समय मास्टर मोयांग का चेहरा लाल और सूजा हुआ है और उनकी आंखों के आसपास की त्वचा काली पड़ गई है। उनके कुछ कपड़े फटे हुए हैं और अब उनमें पहले जैसी शांत और प्रबुद्ध प्रवृत्ति और रूप नहीं रह गया है। वास्तव में अगर कोई कहे कि वह सड़क पर भीख मांगने वाला व्यक्ति है तो लोग उसकी बात मान लेंगे। ऐसा लगता है कि पर्दाफाश होने के बाद उन पीड़ितों ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। लेकिन इसकी भी उम्मीद थी। आखिर खजाने की अटकलों के महंगे खेल में शामिल होने वाले लोग असाधारण परिवारों से क्यों नहीं आए थे? जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब भी उन्होंने उसे मौके पर ही न मारकर दयालुता दिखाई। कलाकृतियों के व्यापारी की हालत भी उससे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। उसकी दोनों आंखें चोटिल होकर काली पड़ गई हैं और उसके मुंह के पास सॉसेज जैसी 2 सूजन लटक रही हैं, जिससे उसकी वाणी स्पष्ट हो गई है। झांक जुबान को घूरते हुए उनकी निगाहों में आक्रोश और क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे रचने में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन इस युवक ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें मुंह में भरा मांस थूकना पड़ा और लगभग पीट कर मार डाला गया। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे उसके प्रति तीव्र आक्रोश महसूस करें। अरे बदमाश, उस समय तो तुम बहुत तेजी से भागे थे। अब देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। कलाकृतियों के व्यापारी की आंखों में एक पागलपन भरी चमक कौंध जाती है। क्या तुम सब मुझे मारना चाहते हो? आसपास के वातावरण में बढ़ती भयावह ठंडक को महसूस करते हुए झांक जुबान ने भौहें सिकुड़ी। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो अपने मुंह से ऐसी बातें निकलवाने को दोष दो जो नहीं कहनी चाहिए थी। अगले जन्म में याद रखना कि अपने मुंह पर लगाम रखना। मास्टर मोयांग ने मुट्ठी भींचते हुए क्रूरतापूर्वक उपहास किया, जिससे आसपास के वातावरण में जिया जिया की आवाजें गूंज उठीं। उनकी धोखाधड़ी इसी व्यक्ति की वजह से नाकाम हुई। उसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे आसानी से भागने नहीं देंगे। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती और न ही मैं अपने मुंह पर लगाम लगाना चाहती हूँ, झांक जुबान कहती है। तुम मरना नहीं चाहते? मास्टर मोयांग की आंखों में निर्ममता झलकती है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाइयों, इसे मार डालो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और कुत्तों को खिला दो। रोज ठंडी सी घुरघुराहट के साथ समर्थकों में से एक आगे बढ़ता है और अपनी बाहों को ऊपर उठाकर झांक जुबान की ओर हथेली से वार करता है। जैसे ही वह अपनी चाल चलता है, उसकी साधना का स्तर स्पष्ट हो जाता है। वह 5वां दान स्तर का योद्धा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियूजू साम्राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी वह त्यानिक्सुआन साम्राज्य में भागकर धोखाधड़ी करने में सक्षम रहा। उसमें वाकई कुछ खास क्षमताएं हैं। यदि यह कल रात की बात होती तो झांक जुबान भले ही इस प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त कर लेता, उसे उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए स्वरपथ पुस्तकालय की शक्ति का उपयोग करना पड़ता। लेकिन अब उसकी शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी है और लगभग सॉर्डिंग की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए दिंगली शिखर उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। हल्की सी हंसी हंसते हुए उसने अपने हमलावर की ओर एक थप्पड़ मारा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? नंबर 4 का उपनाम धातु की हथेलियां है। उसके हाथ चट्टानों को भी चीर सकते हैं। पुराने समय में लियूजू साम्राज्य में पिक्स्यू क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के एक योद्धा को उसकी एक ही हथेली से मार डाला गया था। फिर भी ये योद्धा बिना किसी तैयारी के उससे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। अज्ञानी लोग वाकई निडर होते हैं। ये सोचकर दुख होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथों मारे गए, कितना बड़ा दुर्भाग्य। ... उस व्यक्ति को नंबर 4 के खिलाफ बिना किसी बचाव के लड़ते देख मास्टर मोयांग और बाकी लोग उपहास उड़ाते हैं। ये समर्थन भले ही असाधारण न लगे, लेकिन उसकी ताकत दिखावटी नहीं है। उसकी हथेलियां धातु को भी भेद सकती हैं, तो 20 साल से भी कम उम्र के इस युवक के लिए इससे पहले क्या मायने रखता है? सीधे शब्दों में कहें तो वह मौत को गले लगाने के अलावा और क्या कर रहा है? जब उन्हें लगा कि झांक जुबान इस वार से बुरी तरह घायल हो जाएगा, तभी उन्होंने देखा कि जिसे वे नंबर 4 मेटल पाम्स कहते हैं, वह टोफू के टुकड़े जितना कमजोर है। झांक जुबान के वार को सहन न कर पाने के कारण उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और पसलियां धंस गईं। वार की ताकत से वह दूर जा गिरा। उसका सिर सबसे पहले जमीन पर जा टकराया, जिससे वह जंगली प्याज के गुच्छे जैसा दिखने लगा। अध्याय 56 घेरा हुआ 2 स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। घेरा हुआ 2 तो ऐसा लगता है कि वह कमजोर नहीं है, इसीलिए तो वह इतना अहंकारी है। नंबर 4 को एक ही मुक्के से हवा में उड़ते देख मास्टर मोयांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनका चेहरा और भी क्रूर हो गया। मानो पूरी स्थिति उन्हीं के नियंत्रण में हो। उन्होंने शान से हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। इसके बाद वह बगल में खड़े कलाकृति विक्रेता की ओर मुड़कर कहता है, जल्दी खत्म करो, हमें अभी और भी काम निपटाने हैं। ओह, कलाकृतियों का व्यापारी सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। बूम! प्रहार करने से पहले ही उसके शरीर से एक असीम आभा निकलती है। ये पहाड़ों और महासागरों के समान है, असीम। यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के शरीर में स्थित 10 स्पर्श बिंदुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करते हुए महसूस कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक तारों की तरह चमकीला होता है। पिक्सुए क्षेत्र के विशेषज्ञ झांक जुबान अचंभित रह जाती है। फाइटर 6 दान पिक्स्यू स्तर पर व्यक्ति अपने शरीर के भीतर स्थित एक्यू पॉइंट्स को खोलना शुरू कर देता है ताकि वह दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सके और उसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत कर सके। साधना के इस स्तर पर चाहे वह प्रतिक्रिया गति हो या शक्ति, व्यक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। होनटिन अकादमी में ये वह शक्ति स्तर है जो एक वरिष्ठ अधिकारी के पास होता है।
उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक धोखेबाज के पास इतनी ताकत हो सकती है। क्या तुम डर रहे हो? अगर हाँ तो घुटने टेक दो, माफी मांगो और हमारे नुकसान की भरपाई करो, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। झांक जुबान की हैरानी देखकर उसने सोचा कि वह उसकी शक्ति से भयभीत है, इसलिए एक लंबी चीख के साथ वह आगे बढ़ा, मानो वह जीवन और मृत्यु पर शासन करने वाला कोई देवता हो। घुटने टेकूं, माफी मांगूं, नुकसान की भरपाई करूं। झांक जुबान सिर हिलाता है। मैं इतना खाली नहीं हूं कि किसी धोखेबाज से माफी मांगूं और मुआवजा दूं। अगर आप लोगों को इतनी ही दिलचस्पी है तो आप लोग मेरे सामने घुटने टेक कर आज मेरे साथ हुए हमले के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इस तरह मैं आप लोगों को माफ करने पर विचार कर सकता हूं। क्या कहा आपने? क्या यह आदमी पागल है? मास्टर मोयांग और कलाकृति के मालिक को संदेह होने लगता है कि क्या यह व्यक्ति पागल है। हमारे लोग तुमसे कहीं अधिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ पिक्सुए क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। फिर भी तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारे जैसे अकेले नौजवान के सामने घुटने टेक दें। तुम इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसके अलावा हमले के लिए अपने नुकसान की भरपाई करें। आपको नुकसान हुआ है? बिल्कुल नहीं। हमारे नंबर 4 का सिर अभी भी जमीन में धंसा हुआ है। अगर हम नुकसान की बात कर रहे हैं तो हमारा नुकसान कहीं ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ बकवास करना बंद करो, उसे मार डालो। मास्टर मोयांग इशारा करते हैं। ओह, कलाकृति के स्वामी ने सिर हिलाया। अपने पैरों के तलवों पर बल लगाते हुए उसने हथेली की तरह उंगलियां फैलाकर झांक जुबान की ओर आक्रमण किया। हो, उसके पास पहुंचने से पहले ही हवा की सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई चील खरगोश का शिकार करने की कोशिश कर रही हो। ये दूसरों को एक दमनकारी अनुभूति देती है, एक भारी दबाव जिसे वे सहन करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। ये नंबर 2 की युद्ध तकनीक सोआरिंग ईगल है। ये युद्ध तकनीक नश्वर मध्यवर्ती स्तर के लोगों में भी श्रेष्ठ मानी जा सकती है। क्या एक युवा लड़के से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा ही नहीं है? हे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये लड़का तो नंबर 4 को एक ही हथेली के वार से ढेर कर सकता है। इससे पता चलता है कि वो भी काफी काबिल है। लेकिन अब उसकी किस्मत का साथ खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसका सामना नंबर 2 के उड़ते हुए चील से होने वाला है। अल्पविराम। कलाकृतियों के व्यापारी को ऐसी अविश्वसनीय तकनीक का प्रदर्शन करते देख भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। सोआरिंग ईगल नश्वर मध्यस्तरीय युद्ध तकनीकों में भी अग्रणी है। इसे क्रियान्वित करते ही एक राजसी आभा उत्पन्न होती है जो खरगोश का शिकार करते हुए बाज की याद दिलाती है और प्रतिद्वंद्वी को पहाड़ों और महासागरों की विशालता का आभास कराती है, साथ ही उसे इतनी अपार शक्ति के सामने असहाय महसूस कराती है। यदि उनके नेता मास्टर मोयांग का भी इससे सामना हो जाए तो उन्हें इससे सीधे मुकाबले से बचने के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ेगा। ऊंचाई पर उड़ता हुआ चील। जैसे ही दूसरा पक्ष अपनी युद्ध तकनीक का प्रयोग करता है, झांक जुबान के दिमाग में एक नियमावली प्रकट होती है और उस पर इस कलाकृति व्यापारी की कमियां और इतिहास लिखा होता है। अपनी चेतना से इसका विश्लेषण करते हुए झांक जुबान इस जानकारी को अपने दिमाग में अंकित कर लेता है और अचानक उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव प्रकट होता है। समय की कमी के कारण उसके लिए चिंतन करने का यह समय नहीं है। कलाकृति व्यापारी द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीक पहले से ही उसके सामने है। युद्ध की तकनीक व्यक्ति को अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, जिससे वह अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में जिसने 10 एक्यू पॉइंट्स को अनलॉक कर लिया है, ये कलाकृति व्यापारी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। नश्वर मध्यवर्ती स्तर की युद्ध तकनीक से सुसज्जित होने के कारण वह अपने साथ एक अत्यंत शक्तिशाली और दमनकारी आभा रखता है। मरना। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खिल उठती है जो फूल की चमक के समान है। हालांकि इस मुस्कान के पूरी तरह खिलने से पहले ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और एक भयानक चीख निकलती है। आह! रात के आकाश में एक दर्दनाक चीख गूंजती है, मानो किसी पत्थर की चक्की ने कुत्ते के कान कुचल दिए हों। क्या हुआ? शुरुआत में मास्टर मो यांग और बाकी लोगों को लगा था कि नंबर 4 की ताकत के आगे झांक जुबान पल भर में ही ढेर हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसका अंत इतना दुखद होगा। नंबर 4 की हार याद करके उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे कांप गए और वे लगभग बेहोश हो गए। उनके सामने खड़ा युवक कलाकृति व्यापारी की शान शौकत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक लात मारकर उसकी मर्दांगी पर प्रहार करता है। कचा अंडे के टूटने जैसी आवाज से सभी के चेहरे अनियंत्रित रूप से फड़कने लगते हैं। अगले ही पल कलाकृति विक्रेता रबर की गेंद की तरह उड़कर पास ही की दीवार से टकराता है और एक दा शब्द बनाता है। शुरू में तो ये तय शब्द होना चाहिए था, लेकिन अब इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। अविश्वसनीय। ये देखकर कि वह पिक्स्यू क्षेत्र के कलाकृति व्यापारी को, जो अपनी युद्ध तकनीक का प्रयोग कर रहा था, आसानी से लात मारकर दूर भगाने में सक्षम था, झांक जुबान ने सहमति में अपना सिर हिलाया। भले ही उसका शरीर प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी युद्ध तकनीकों में निपुण और अत्यंत गतिमान है। झांक जुबान को उसे अपंग करने के लिए कई उपाय करने पड़ते और फिर भी कई प्रहार करने पड़ते, लेकिन स्वरपथ के पुस्तकालय की सहायता से वह प्रतिद्वंद्वी की कमियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार उसे वश में करना आसान हो गया। एक ही लात से चिड़िया उड़ गई और अंडा चकनाचूर हो गया। भले ही वह पिक्सुए क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, उस लात से वह मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गया। इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। चलो मिलकर इस पर हमला करते हैं। झांक जुबान को नंबर 4 को जमीन पर पटकते और नंबर 2 को इतनी जोर से लात मारते देख कि उसका निचला साथी अब उसके शरीर से अलग हो गया। मास्टर मोयांग चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसके सामने खड़ा लड़का साधारण नहीं है और उसकी पहले की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि और भी कठोर हो गई। हुआलाला। आदेश सुनते ही भले ही बचे हुए कुछ लोग बुरी तरह पसीने से तरबतर हों और उनके गुप्तांगों में सुन्नपन का एहसास हो रहा हो, फिर भी वे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते और झांक जुबान को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाना। एक जोरदार दहाड़ के साथ ही बचे हुए कुछ लोग तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। झांक जुबान पर हर तरह के शक्तिशाली हमले लगातार बरसते रहते हैं। उनकी जहन की ऊर्जा उनकी नसों में प्रवाहित होती है और उनके हमलों की शक्ति शक्तिशाली झटके पैदा करती है। पिछले नंबर 4 की तरह बाकी सभी फाइटर 5 दान डिंगली क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।
इस तथ्य के बावजूद कि उनकी संख्या झांक जुबान से अधिक है, दूसरों की कमियों को पहचानने की उनकी क्षमता और पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर स्तर की युद्ध कला के कारण वे उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, सिर्फ इतने ही हमले क्यों हो रहे हैं? अपने ऊपर आने वाले सभी हमलों को रोकते हुए झांक जुबान के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधता है, जिससे वह एक पल के लिए रुक जाता है। कलाकृतियों का व्यापारी, जो उनके समूह में केवल दूसरे नंबर पर है, पिक्स्यू स्तर की शक्ति रखता है। तर्कसंगत रूप से नकली मास्टर मो यांग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह बाकी लोगों के साथ हमला क्यों नहीं कर रहा है? अगर वह हमला करता है तो शायद झांक जुबान को हमलों का सामना करने में मुश्किल हो सकती है। इस विचित्र परिस्थिति को देखकर वह भी पूरी तरह से हैरान ही था कि तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो 10 मीटर दूर जा चुका था। दौड़ते हुए वह चिल्लाया, तुम सब इसे मार डालो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ये शब्द सुनकर हमलावर भीड़ लड़खड़ा गई। हालात का अंदाजा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पष्ट है कि उनके बॉस ने स्थिति बिगड़ते देख उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए हैं। बेशर्म, झांक जुबान बाकी समर्थकों के साथ आश्चर्यजनक सामंजस्य में चिल्लाता है। कुछ क्षण पहले तक वह बड़े ही गर्व से दहाड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह मुड़कर भाग गया, अपने साथियों को अधर में छोड़कर। आश्चर्य की बात नहीं कि वह लियूजू साम्राज्य के पीछा करने से बच निकला, वह इतना निर्लज है कि इतनी आसानी से पकड़ा ही नहीं जा सकता। अध्याय 57, संग्रहण वलय स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। तुम इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। इस व्यक्ति ने झांक जुबान को घेर लिया और उसे घुटने टेक कर मुआवजा देने की मांग की। जाहिर है झांक जुबान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। झांक जुबान ने तेजी से फाइटर 5 दान डिंगली स्तर के शिखर के कई समर्थकों को हटा दिया और शरीर को घुमाकर सीधे अपने सामने खड़े मास्टर मो यांग की ओर बढ़ गया। अपने शारीरिक बल में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण झांक जुबान की शारीरिक चाल किसी मेंढक जैसी है। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है, वह 10 मीटर आगे की ओर उछल पड़ता है। पैरों की किसी विशेष तकनीक का ज्ञान न होने के बावजूद उसकी गति किसी चिड़िया की तरह तेज है। बिल्ली हड़बड़ी में भागते हुए मास्टर मो यांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि दूसरा पक्ष बड़े बड़े कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी चाल किसी अमर प्राणी जैसी थी। इस जबरदस्त सदमे से वह एक पल के लिए सांस लेना भूल गया और लगभग गिर ही पड़ा। उसे लगा कि झांक जुबान एक बौक है जिसे वह आसानी से दबाकर मार सकता है, इसलिए उसने आज सुबह हुई घटना की शर्म को मिटाने के लिए उसका पीछा किया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह शेर की गुफा में जा गिरेगा। काश उसे पता होता कि झांक जुबान इतना शक्तिशाली है तो वह कभी उसकी तलाश में नहीं आता। उस लड़के की कम उम्र को देखते हुए भले ही उसने अपनी मां के गर्भ में ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया हो, फिर भी उसकी ताकत में इतनी तेजी से वृद्धि होना तर्कहीन है। मास्टर मो यांग को अंतहीन पछतावा होता है, इस हद तक कि उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आता है। काश उसका मुंह इतना अशुभ न होता कि खजाने की अटकलों के हॉल में दूसरों को ठगते समय उसने भीड़ में से उस एक आदमी को चुन लिया, तो दूसरी पार्टी उसके कारनामों का पर्दाफाश न करती और वह ठगी करने के बावजूद भीड़ की सम्मान भरी निगाहों के बीच शान से हॉल से बाहर निकल जाता। यहाँ तक कि उसकी चाल उजागर होने के बाद भी वह राजधानी से भाग सकता था और कुछ भी नहीं होता। फिर भी उसने बदला लेने का फैसला कर ही लिया था। अब वह न केवल बदला लेने में असफल रहा, बल्कि इसके विपरीत वह खुद एक कमजोर की तरह पीछा किया जाने लगा है। ये सब क्या हो रहा है? सचमुच अगर कोई आत्महत्या करने के लिए अपनी आत्मा समर्पित न करे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मेरा दिल। महज 19 वर्ष की आयु में भी झांक जुबान ने स्वर्गपथ दिव्यकला और स्वर्गपथ स्वर्ण शरीर साधना का अभ्यास कर लिया था। उसका शरीर झेंकी से पोषित होकर अशुद्धियों से मुक्त हो गया था और उसकी हड्डियां नई तरह से गढ़ी और मजबूत हो गई थी, जिसके कारण वह अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखता था। पहली नज़र में वह मुश्किल से 17 या 18 वर्ष का लगता है। इस उम्र में एक सामान्य व्यक्ति केवल प्रथम या द्वितीय स्तर का योद्धा होता है। फिर भी जैसे ही उन सभी ने एक साथ हमला किया, ये स्पष्ट हो गया कि वे सब मिलकर भी झांक जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर वह भागने का विकल्प नहीं चुनता तो यह और भी विचित्र होता। रुकना, मन ही मन शिकायत करते हुए उसे सीने में घुटन महसूस होती है। इसके बाद उसकी पीठ से एक सपाट आवाज सुनाई देती है। पेंग। पलटवार करने के लिए मुड़ने से पहले ही उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच तेज दर्द महसूस हुआ। वह लड़खड़ा कर आगे गिरा और उसका चेहरा जमीन से छू गया, जिससे जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। मेरा चेहरा। मास्टर मो यांग की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिना देखे ही यह स्पष्ट है कि उसका चेहरा पहले से ही बिगड़ चुका है। कच्चा, मानो उसे आत्महत्या में डूबने का एक पल भी न देते हुए एक पैर उसके सिर पर पड़ता है। जब तुम मेरी जान लेने आए थे तब तुम्हें ऐसे संभावित परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था। झांक जुबान ने भावहीन चेहरे के साथ दूसरे पक्ष के सिर पर पैर रख दिया। अपने पिछले जीवन में वह एक साधारण लाइब्रेरियन ही था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद से उसे यहाँ शक्ति के प्रभुत्व का औचित्य समझ में आ गया था। यदि आज उनकी ताकत अपर्याप्त साबित होती तो शायद अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती। मुझे मत मारो, हे प्रभु, जब तक आप मुझे नहीं मारते मैं अपनी वर्षों की बचत आपको सौंपने को तैयार हूँ। दूसरे पक्ष द्वारा अपने सिर पर रखे पैर के बल से अपना सिर कुचलने की क्षमता को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए मास्टर मो यांग अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है। पैसे की तुलना जीवन से करने पर यह स्पष्ट है कि जीवन कहीं अधिक मूल्यवान है। अच्छा, तो मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा कि क्या ये तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी है। झांक जुबान ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ। दूसरे पक्ष की बात सुनकर मास्टर मो यांग कांपती उंगलियों से जल्दी से अपनी अंगूठी उतारकर झांक जुबान को देते हैं। सब कुछ इसके अंदर है, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, कृपया एक नज़र डालिए। अंदर झांक जुबान भौहें चढ़ाता है। एक अंगूठी में क्या क्या समाहित किया जा सकता है? हालांकि एक विशेषज्ञ होने के नाते वह दूसरे पक्ष से इस तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकता। उसका दिमाग अचानक चौंक उठता है और एक किताब उसके सामने आ जाती है। निम्न स्तरीय भंडारण वलय, इसके भीतर 3 वर्ग मीटर का स्थान है। खामियां, निर्माण की विधि घटिया है। इस पुस्तक में अंगूठी का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्टोरेज रिंग, ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उसके जैसा बड़ा धोखेबाज इतनी बढ़िया चीज अपने पास रख सकता है। लगता है इस बार मैंने खूब कमाई कर ली है।
अकादमी के संकलन मंडप में रखी पुस्तकों को देखते समय उन्हें बीज में पर्वत नामक रहस्यमय खजाने के बारे में पता चला। पहले तो उन्हें लगा कि यह खजाना उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ये सोचकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह खजाना उनके पास हो सकता है। भले ही यह निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी हो, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 5 लाख सोने के सिक्कों के बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक कि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी भी शायद इस तरह की विलासिता को वहन करने में सक्षम न हो। किसी धोखेबाज के पास ऐसी वस्तु देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसे एक बात समझ में आई। इस वस्तु के बिना वह अपनी कमाई कैसे ले जा सकता है। अगर वह पैसों का गट्ठा अपने साथ लेकर घूमेगा तो जल्द ही उसका भेद खुल जाएगा, वह पकड़ा जाएगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने इसे खरीदने के लिए अपनी अधिकांश संपत्ति खर्च कर दी है। जैसा कि झांग जुबान को उम्मीद थी, वस्तु सौंपते ही दूसरे पक्ष के चेहरे पर दुख का भाव दिखाई देने लगा। इससे पहले उसने जिस किताब में भंडारण छल्लों के बारे में पढ़ा था, उसमें दिए गए विवरणों को याद करते हुए वह उस पर ताज़ा खून की एक बूंद टपकाता है। वेंग, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी दृष्टि में 3 वर्ग मीटर का एक स्थान प्रकट हुआ। वह स्थान 1 लाख तक की संख्या में सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसका चरित्र भले ही औसत दर्जे का हो, लेकिन उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। हे प्रभु, चूंकि आपने वस्तु स्वीकार कर ली है, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी जान बख्श दें। युवक को देखकर मास्टर मो यांग ने जल्दी से कहा, तुम्हारी जान बख्श दूं, यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। अगर तुम अपने शरीर पर छुपाए हुए नोट मुझे सौंप दो तो तुम्हें बख्शना तो बस एक छोटी सी बात है। झांग जुबान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। तू आंखें सिकोड़कर मास्टर मो यांग ऐसे दिख रहे हैं मानो उनका सामना किसी भूत से हुआ हो, क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव छाए हुए हैं। एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। एक अनुभवी धोखेबाज होने के नाते उसने पकड़े जाने की स्थिति में पहले से ही योजना बना रखी थी। इसलिए भागते समय उसने चुपके से अपने शरीर में वर्षों से जमा किए गए नोट छिपा लिए। यही कारण है कि उसने उदारतापूर्वक अपनी अंगूठी भी सौंप दी। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को भ्रमित करना था ताकि वह उसकी तलाशी न ले। जब तक वह सुरक्षित रूप से भाग निकलने में सक्षम है, भले ही वह भंडारण की अंगूठी और उसमें जमा धन खो दे, उसके पास मौजूद ऐसे नोटों के साथ वह एक धनी व्यक्ति के रूप में बिना किसी चिंता के जीवन यापन कर सकता है और नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। उसे लगा कि उसकी हरकतें बेहद गुप्त थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह युवा दिखने वाला व्यक्ति शुरू से ही उसकी चालों को भांप लेगा। उसे कैसे पता चला? भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए अपने कपड़ों के आर पार देखना और उनमें छिपे नोटों को देख पाना असंभव है। वाला दूसरे पक्ष से बहस करने की जहमत न उठाते हुए झांग जुबान ने अपने कपड़े फाड़ डाले और जैसा कि उसने सोचा था, फटे हुए कपड़ों के बीच से 10 नोट निकल आए। हर नोट की कीमत 100,000 थी और कुल मिलाकर उनकी कुल कीमत 1000,000 थी। लगता है इस बार मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। इतनी बड़ी रकम देखकर झांग जुबान प्रसन्न हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने तुम्हें अपना सारा पैसा दे दिया है, इसलिए अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उसके छिपे हुए खजाने के बारे में भी जानता है, मास्टर मो यांग हताश हो जाता है। उसका पहले वाला घमंडी आभास पूरी तरह गायब हो जाता है और उसके गले से चीखें निकलने लगती हैं। हे यांग मो, एक प्रशिक्षु मूल्यांकक, लियूजू साम्राज्य का एक धोखेबाज जिसने मूल्यांकक के रूप में नाम कमाया, धन और महिलाओं की कृपा पाने के लिए अपने धोखे के लिए कुख्यात। मोहक आवाज में निपुण, जो शब्दों के माध्यम से दूसरों के मन को मोहित कर लेती है, जिससे उन्हें मनाना आसान हो जाता है। झांग जुबान का पैर मजबूती से उसके सिर पर टिका हुआ था और उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पुस्तकालय से इस ग्रुप के बारे में संकलित जानकारी का खुलासा किया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम हो कौन? मास्टर मो यांग की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। अध्याय 58। उसने ये कैसे किया? कुछ क्षण पहले जब झांग जुबान ने उसके छिपे हुए खजाने का पता लगाया तो वह घबरा गया, लेकिन उसका कुछ डर बनावटी था। हालांकि इस समय उसके चेहरे पर जो भय दिख रहा है वह पूरी तरह से वास्तविक है। उसे अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हो रही है, मानो वह बर्फ में जम जाएगा। अगर दूसरा पक्ष उसे पहचान ले तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आखिर उसे एक वांछित सीरियल अपराधी माना जा सकता है, इसलिए हमेशा यह संभावना रहती है कि कोई सतर्क व्यक्ति उसके भेष को पहचान ले। लेकिन ये तथ्य कि वह मोहक आवाज का अभ्यास करता है, ये बात लाओएर और बाकी लोगों को भी नहीं पता। इतना ही नहीं, उसने यह बात किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं की, तो यह आदमी इसके बारे में कैसे जान सकता है? यह एक गुप्त नियमावली थी जो उसे एक आकस्मिक मुलाकात के दौरान बड़ी मुश्किल से मिली थी। उसने इस बात को अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा था और गर्व से कह सकता था कि इस दुनिया में किसी को भी इस रहस्य की जानकारी नहीं है। फिर भी दूसरा पक्ष इससे अवगत था। इस समय उसे जो गहरा सदमा लगा है, उससे वह डर के मारे मर ही जाएगा। गुप्त ग्रंथों के अनेक प्रकार हैं। इनमें शारीरिक स्वास्थ्य, युद्ध तकनीक, साधना तकनीक आदि शामिल हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश आसानी से मिल जाते हैं। यदि पूरे राज्य में सबसे मूल्यवान गुप्त ग्रंथों की बात की जाए तो संभवतः वह स्थान उन ग्रंथों को मिलेगा जो मन पर प्रभाव डालने वाली गुप्त कलाओं से संबंधित हैं। आकर्षण की आवाज़ एक अत्यंत निम्न स्तर की मानसिक गुप्त कला है। हालांकि चाहे ये कितनी भी निम्न स्तर की हो, ये फिर भी किसी के मन पर हमला करती है। एक बार इसका प्रयोग हो जाने पर कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह तैयार नहीं है तो वह इसके जाल में फंस ही जाएगा। पहले जब उसे एक फाइटर 7 दान विशेषज्ञ ने पकड़ लिया था, तब उसने इसी कला का सहारा लेकर दूसरे पक्ष को अपनी जान बख्शने के लिए राजी किया था। उसने जानबूझकर अपनी जान की भीख इसलिए मांगी ताकि इस तरीके से दूसरे पक्ष को सुन्न कर सके। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला न सिर्फ उसकी चालों से अप्रभावित रहेगा, बल्कि मानो सर्वज्ञानी हो, मानो उसके बारे में कुछ भी उसकी नज़र से बच न सके। झांग जुबान के सामने उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका मुखौटा उतर रहा हो और वह उसके सामने पूरी तरह नंगा खड़ा हो, बिना किसी छिपाव के। भला वह चिंतित क्यों ना हो? अगर वह कुछ देर पहले डरा हुआ था तो इस समय वह आतंकित महसूस कर रहा है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इन सब बातों की जानकारी कैसे मिली, बस इतना जान लीजिए कि मुझे सिर्फ इन्हीं बातों की जानकारी नहीं है।
आपके गुंडों और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के बारे में भी मुझे पता है। मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज से अगर मुझे पता चला कि आप अब भी दूसरों को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपकी मौत ही आपका एकमात्र जवाब होगी। वहीं रुककर झांग जुबान ने दूसरे पक्ष के शरीर पर लात मारी। कच्चा अंडे के टूटने की आवाज़। धोखेबाज यांग मो को अपने दांतियान से एक जोरदार विस्फोट का एहसास होता है और वर्षों के अभ्यास से प्राप्त उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ताकत के बिना वह चाहकर भी दूसरों को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी साधना। अपनी शक्ति के क्षय को भांपते हुए यांग मो घृणा से भर जाता है, लेकिन वह उस पर क्रोधित होने का साहस नहीं करता। दूसरा पक्ष तो बेहद डरावना है। वह इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। जब एक दानव ने ही उसका दांतियान तोड़कर उसकी साधना को बर्बाद कर दिया हो, तो वह भला बदला लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। भाग जाओ। अपने लाभ प्राप्त करने और धोखेबाज से निपटने के बाद झांग जुबान बड़े बड़े कदमों से अकादमी वापस लौटता है। दूसरा पक्ष तो बस एक धोखेबाज है, उसके चक्कर में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। जब वह अपने छात्रावास पहुंचता है तब तक सुबह के लगभग 1 बज चुके होते हैं। हालांकि झांग जुबान बिल्कुल भी थकी हुई नहीं है। आज रात बहुत कुछ घटित हुआ, एक के बाद एक घटनाएं घटती गईं। अगर स्वर्गपथ की दैवीय छुरी न होती तो झांग जुबान इन परिस्थितियों से निपटने में असमर्थ होता। देखते हैं कि क्या मैं मास्टर लू चेन से प्राप्त ऑन फाइट 6 दान साधना तकनीक की नियमावली को व्यवस्थित कर सकता हूं। उस समय वह स्वर्गपथ स्वर्ण शरीर के विकास में इतना व्यस्त था कि उसने अभी तक योद्धा 6 दान की साधना तकनीकों पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसके पास खाली समय है तो यह उसके लिए उनका अध्ययन करने का अच्छा अवसर है। जल्द ही लगभग 1 दर्जन गुप्त ग्रंथों से साधना की सही विधि निकाली जाती है। हालांकि इसे देखकर झांग जुबान का सिर चकरा जाता है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर मैं इसका अभ्यास करने लगूं तो मेरा अभ्यास निश्चित रूप से बेकाबू हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। झांग जुबान असहाय होकर अपना सिर हिलाता है। उसके पास भले ही 1 दर्जन गुप्त नियमावली हो, लेकिन उनमें अभी भी बहुत सी कमियां हैं। यहाँ तक कि अगर वह उनमें से सही विधियां निकाल भी ले तो भी वह साधना तकनीकों का एक संपूर्ण सेट तैयार नहीं कर सकता। वास्तव में तैयार किया गया साधना तकनीकों का सेट और भी अधिक कमियों से भरा होगा, जिससे उसका अभ्यास करना असंभव हो जाएगा। छोड़ो इसे, मुझे पहले और मैनुअल ढूंढने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। ये जानते हुए भी कि साधना तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता, झांग जुबान घबराता नहीं है। इसके बजाय वह पुस्तकालय द्वारा संकलित प्रथम 3 दान की साधना तकनीकों का पुनः अभ्यास करता है। अपनी साधना के पुनर्तः एकीकृत हो जाने के बाद ही वह सोता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। झांग जुबान को यह नहीं पता कि जिस समय वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, उसी दौरान अकादमी में एल्डर शांग चेन के घर के पीछे का आंगन विस्फोट होने की कगार पर था। दादाजी, आपको मेरी शिकायतों का निवारण करना होगा। चेहरे से आंसू और नाक बहते हुए शांगबिन की चीख से आकाश भी कांप उठा। एक बुजुर्ग के पोते होने के नाते वह जन्म से ही समृद्ध परिवार से हैं। अपनी प्रतिभा के कारण उन्हें हमेशा सम्मान मिला है। फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक जिन मुश्किलों का सामना नहीं किया, वे आज तक उन्होंने झेली ही हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है कि वे अभी तक पागल नहीं हुए हैं। किसी पर मुसीबत लाने की कोशिश में एक पागल आदमी झपट पड़ा और उसे बुरी तरह पीट पीट कर सुअ का सिर काट दिया। जब वह रात के खाने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि उसकी देवी उस लड़के के साथ खुशी खुशी खाना खा रही है। अगर उसका झूठा आरोप नाकाम हो जाता है और वह खुद शर्मिंदा हो जाता है तो भी वह इसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि यह आकाश क्षतिग्रस्त शेर बहुत आज्ञाकारी है? मैंने इसे उस निकम्मे झांग जुबान को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन इसने न केवल मेरे आदेशों का उल्लंघन किया बल्कि मुझे ही पीट दिया। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आता है। इस समय शांगबिन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसके सामने खड़ा यह आकाश को चीर देने वाला शेर उसके परिवार को बर्बाद करता रहा है। फिर भी एक महत्वपूर्ण समय पर इसने न केवल आदेशों का उल्लंघन किया बल्कि एक बाहरी व्यक्ति को उस पर हमला करने में भी मदद की। जब भी वह इसके बारे में सोचता है तो उसे अपने बाल नोचने का मन करता है। यह आमतौर पर काफी आज्ञाकारी होता है। शांग चेन थोड़ा असहज महसूस करता है। वह अपने सामने खड़े आकाश शरणकारी शेर को हैरानी भरे भाव से देखता है। वह एक साधारण पशु प्रशिक्षक है और इस क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता बहुत अधिक नहीं है। यदि वह खूंखार पशुओं को भी वश में कर ले तो भी वह उनके साथ केवल बराबरी का व्यवहार कर सकता है, स्वामी और सेवक का नहीं। यही कारण है कि आकाश को चीर देने वाले शेर को कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के बारे में चिंता करने और अपने विचारों पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वे अनुबंध के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने पोते की रक्षा करने के लिए कहने के बाद उसने बाहरी व्यक्ति की बात क्यों सुनी और शांगबिन पर हमला क्यों किया? गर्जन। शांगबिन को देखते ही आकाश को चीर देने वाला शेर अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए अपना सिर ऊंचा कर लेता है, मानो उसे अपने इस काम पर गर्व हो। स्काई शैटरिंग लान के चेहरे के भाव को देखकर शांगबिन को आंतरिक रूप से 10,000 का अतिरिक्त नुकसान होता है। जब ये झांग जुबान के साथ था तो इसने दूसरे के हाथ को प्यार से चाटा और एक पिल्ले की तरह सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, लेकिन अब ये राजा की तरह आकर दिखा रहा है। अरे, क्या मेरे दादाजी इसके मालिक हैं? खांसी, मैं वापस आकर आकाश क्षतिग्रस्त शेर को मना लूंगा। अपने पालतू जानवर को इस तरह व्यवहार करते और स्पष्ट रूप से सहयोग करने से इनकार करते देख एल्डर शांग चेन का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने बात टाल दी। दादाजी, इस बार मेरी जगह आपको झांग जुबान को सबक सिखाना होगा। बेहतर होगा कि उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और उसे अकादमी से निकाल दिया जाए। ये जानते हुए कि उसके दादा का आकाश को चीर देने वाले शेर के साथ बराबरी का रिश्ता है और वह उसे सबक सिखाने में असमर्थ है, शांगबिन इस मामले में समय बर्बाद नहीं करता और दांत पीसते हुए विषय को झांग जुबान की ओर मोड़ देता है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले एक निकम्मे ने उसे इतना अपमानित किया और उसके शरीर पर अनगिनत घाव छोड़े जिससे वह लगभग मरणासन हो गया था। इस तरह की दुश्मनी नदी के तेज बहाव से भी नहीं मिटती। निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। लेकिन ये झांग जुबान पता नहीं कैसे किस्मत से मिल गया, इसने तो 5 छात्रों को भर्ती कर लिया।
बिना किसी उचित कारण के मेरे लिए भी एक पंजीकृत शिक्षक को निष्कासित करना मुश्किल होगा। एल्डर शांग चेन कहते हैं, महाद्वीप के शिक्षक संघ में पंजीकृत होने के कारण झांग जुबान को औपचारिक रूप से शिक्षक माना जा सकता है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य और शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख होने के नाते भी जब तक दूसरा पक्ष कोई गंभीर अपराध न करे उन्हें निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। सिर हिलाते हुए उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई देती है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र के रूप में सभी को लगा था कि कोई भी छात्र उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत छात्रों ने न केवल उसे स्वीकार किया बल्कि 5 छात्रों ने उसे स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ छात्र शीर्ष 100 में भी शामिल थे। अगर लोगों ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो किसी ने भी इसे संभव नहीं माना होता। दरअसल शिक्षा ब्यूरो द्वारा संकलित परिणामों को देखने के बावजूद उन्हें अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस आदमी ने ये कैसे किया? ये पूरी तरह से तरकीन है ना? अध्याय 59। उन्मादी छात्र। मैंने दादाजी को कार्रवाई करने के लिए पहले ही एक बहाना ढूंढ लिया है। काओ शियोंग लाओशी का एक शिष्य है जिसका नाम लियू यांग है और इस लियू यांग को झांग जुबान ने जबरदस्ती अपना शिष्य बनाया है। काओ शियोंग लाओशी ने पहले ही ज्ञान प्राप्ति की सुनवाई के लिए आवेदन कर दिया है जो कल होगी। तब तक जैसे ही दादाजी कोई कदम उठाएंगे उनका लाइसेंस रद्द करना बहुत आसान हो जाएगा। शांग बिन ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। काओ शियोंग ने जिस धोखे की बात की थी वह उनके शब्दों के माध्यम से जबरदस्ती में बदल गया। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। छल का अर्थ केवल यह है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ खामी है, वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती करना नैतिकता का मामला है। जबरदस्ती, क्या आप निश्चित हैं? एल्डर शांग चेन चौंक जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है, शांग बिन ने सहमति में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो कल मैं एल्डर मो को बुलाकर उन्हें यह प्रक्रिया दिखाऊंगा। अगर ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा में यह साबित हो जाता है कि लियू यांग स्वेच्छा से उनका शिष्य नहीं बना तो हो सकता है कि उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कुछ पल हिचकिचाने के बाद एल्डर शांग चेन ने कहा, धन्यवाद दादाजी। शांग बिन की आंखों में उत्साह झलक रहा था। शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ही उनकी योग्यताएं भी आती हैं और शिक्षकों की पहचान की रक्षा करने वाला संगठन टीचर गिल्ड है। इस गिल्ड के पास शिक्षकों के कार्यों की जांच करने के साथ साथ उनका लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार है। झांग जुबान की पिछली दुनिया में शिक्षा मंत्रालय नामक एक ऐसा ही संगठन था। शिक्षक आदर्श होते हैं। छात्रों को उनके मार्ग पर मार्गदर्शन देने के लिए शिक्षकों को पहले छात्रों का विश्वास जीतना होगा ताकि वे उनसे सीखने के लिए तैयार हों। यदि वे छात्रों पर दबाव डालते हैं जिससे छात्र पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। किसी शिक्षक का शिष्य बनने के लिए कोई व्यक्ति वास्तव में कितना इच्छुक है इसका आकलन करने के लिए ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण सबसे निष्पक्ष तरीका है। बदमाश, तुम अभी तो खुश हो सकते हो, लेकिन देखते हैं कल जब तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो तुम इतने ही घमंडी कैसे रह पाओगे। ये सोचकर कि वह अतीत के सभी द्वेषों का बदला ले सकेगा, शांग बिन अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और उसके शरीर में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। झांग जुबान को नहीं पता कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश रच रखी है। रात भर आराम करने के बाद वह तरोताज़ा महसूस कर रहा है। आईने में देखकर उसने गौर किया कि कल स्वरपत स्वर्ण शरीर साधना करने के बाद उसका शरीर और भी गोरा और चिकना हो गया है, मानो किसी शिशु का हो। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है। कुल मिलाकर वह बहुत छोटा भी दिख रहा है। जो लोग उसकी पहचान से अनजान हैं वे शायद उसे एक छात्र ही समझ लें। बहुत बढ़िया, वह बड़े बड़े कदमों से कक्षा की ओर बढ़ते हुए कहता है। कक्षा में पहुंचते ही सबसे पहले उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि उसके 5 छात्रों ने कमरे को पूरी तरह से साफ कर दिया है और यहाँ तक कि पीने का पानी भी उबाल लिया गया है। वांग यांग, लियू यांग, झेंग यांग, झाओ या और युआन ताओ सभी उत्साहित हैं। वे सभी झांग जुबान को श्रद्धा और उत्साह भरी निगाहों से देख रहे हैं। शुरू में इन कुछ छात्रों को लगा था कि उन्हें धोखा देकर ऐसे व्यक्ति को अपना शिक्षक मान लिया गया है जो शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी स्थान पर आया था। लेकिन कल की कक्षा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उनकी प्रतिष्ठा खराब हो, वे निस्संदेह एक बेहद सक्षम व्यक्ति हैं। ये भावना वांग यांग के लिए विशेष रूप से मायने रखती है। अपने गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपने पिता और परिवार के बड़े बुजुर्गों को सुनाने के बाद सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की। वास्तव में कुछ बातें तो ऐसी भी थीं जिन्हें वे समझ ही नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने वांग ताओ को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार करवाने के लिए बुलाया। इस घटना से ही उनके उच्च मानदंड स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शिक्षक के रूप में पाकर भला कौन उत्साहित नहीं होगा। हाँ, लगता है आज सब ठीक है। जाओ या इस औषधीय जड़ी बूटी को लो, इसे पीसकर पाउडर बना लो और पानी के साथ पी लो। साथ ही ये साधना विधि मैंने अभी अभी हाथ से लिखी है। अगर तुम इस पर लिखी विधि से साधना करोगे तो लगभग 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। सबकी आंखों में झलकते भावों को देखकर झांग जुबान के लिए यह जानना नामुमकिन नहीं था कि वे क्या सोच रहे हैं। सिर हिलाते हुए उसने कल रात खरीदी हुई ठंडी धूप वाली घास और एक किताब झाओया को दे दी। झाओया की बीमारी शुद्ध यीन साधना तकनीक के अभ्यास के कारण हुई थी। गुरु के संकलन मंडप में मौजूद सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद झांग जुबान ने स्वरपत पुस्तकालय का उपयोग करके उसकी समस्या का समाधान निकाला। यद्यपि यह साधना तकनीक उनकी स्वरपत दिव्य कला की तुलना में कहीं कमतर है, फिर भी ये 10 अलग अलग पुस्तकों के सार से प्राप्त कौशल है और यह अत्यंत मूल्यवान है। इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन बाकी बची कमियां पूरी स्थिति को वास्तव में प्रभावित नहीं करती हैं। जी, झाओया ने औषधीय जड़ी बूटी उठाई और उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर लापरवाही से किताब खोली। उसने देखा कि स्याही अभी भी ताज़ी थी और यह स्पष्ट था कि इसे अभी अभी लिखा गया था। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास से झांग लाओशी की ओर देखा। झांग लाओशी, हालांकि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने अकादमी के अधिकांश प्रसिद्ध गुप्त ग्रंथों के बारे में सुना है। ये ग्रंथ मेरे श्वेत जैद शुद्ध कन्या कौशल से कई गुना अधिक अद्भुत है। मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना, और इस किताब पर कोई नाम क्यों नहीं है। एक नगर प्रमुख की पुत्री होने के नाते झाओया के घर में पुस्तकों का विशाल संग्रह है। उसने अनेक गुप्त ग्रंथों का अध्ययन किया है जिससे उसकी परखने की क्षमता विकसित हुई है।
उसके हाथ में मौजूद ये पुस्तक उसके द्वारा पहले विकसित की गई श्वेत जेड शुद्ध कन्या कौशल से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? जब भी कोई साधना तकनीक की नकल करता है तो उस पर हमेशा रचनाकार का नाम लिखा जाता है। हालांकि इस पुस्तक पर रचनाकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे झाओया हैरान है। ओह, ये किताब मैंने आपकी शारीरिक स्थिति के आधार पर संकलित और लिखी है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। अगर आपको इसे इस तरह से संदर्भित करने में कठिनाई हो रही है तो आप इसे अपनी इच्छानुसार नाम दे सकते हैं। झांक जुबान कहती हैं। स्वरपथ का पुस्तकालय प्रत्येक गुप्त नियमावली के उपयुक्त अंशों को निकालकर उन्हें एक पुस्तक में संकलित करता है। पुस्तकालय द्वारा संकलित पुस्तक का कोई नाम नहीं है और उसे नाम देने की उसे कोई परवाह भी नहीं है। इसलिए उसने लापरवाही से उसे लिख लिया और तुरंत उसे झाओया को सौंप दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओया इसके बारे में पूछेगी, इसलिए उसने लापरवाही से जवाब दिया। क्या गुरुजी ने इसे स्वयं लिखा है? इसका मतलब है ये गुरुजी द्वारा बनाई गई साधना तकनीक है। न केवल झाओया चौंक गई, बल्कि अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वे सभी लगभग वहीं बेहोश हो गए। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक साधना तकनीक विकसित की वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्ति थे, ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। उनके गुमनाम गुरु का साधना तकनीक विकसित करने में सक्षम होना, और वह भी इतनी उन्नत तकनीक, क्या ये सच है? आप ऐसा कह सकते हैं। स्वरपथ के पुस्तकालय की व्याख्या नहीं की जा सकती और ये पुस्तकें कहीं से प्रकट हुई, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांक जुबान कहता है कि उसने इन्हें बनाया है या नहीं। बिना कुछ सोचे समझे वह लापरवाही से सिर हिला देता है। अविश्वसनीय। श्वेत जेड शुद्ध कन्या कौशल। ये कौशल हमारे परिवार के एक योद्धा आर्दान जोंगशी स्तर के विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था। गुरु के लिए इतनी आसानी से इसे कहीं अधिक उच्च स्तर की साधना तकनीक बनाना, आखिर वह कितना शक्तिशाली है। अल्पविराम। जब उसने यह बात स्वीकार कर ली तो पांचों छात्र पागल होने की कगार पर पहुंच गए। हॉन्टियन अकादमी की स्थापना से लेकर अब तक इसके एक सदी के इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक साधना तकनीक विकसित की है। उनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी उनके अपने गुरु भी ठीक यही उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हैं। उनके प्रति उनके मन में व्याप्त श्रद्धा से वे विस्मित हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग लाओशी ने अभी क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आपको इसे इस तरह से संदर्भित करने में कठिनाई हो रही है तो आप इसे अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। बिल्ली। प्रत्येक गुरु ने अपनी स्वयं की साधना तकनीक विकसित करने के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए वे इसे अपना खजाना मानते हैं और केवल अपने मुख्य शिष्यों को ही सौंपते हैं। फिर भी एक साधना तकनीक का आविष्कार करने के बाद झांग लाओशी ने न केवल इसे दूसरों को मुफ्त में उपहार स्वरूप दिया, बल्कि उन्होंने उनका नामकरण करने में भी आलस दिखाया और अपने छात्रों को अपनी इच्छानुसार नाम रखने की अनुमति दी। ये जानना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां अक्सर कौशल के निर्माता के बजाय उस व्यक्ति को ही याद रखती हैं जो उस कौशल का नामकरण करता है। इतिहास में अपनी छाप छोड़ने का इतना बड़ा अवसर होने के बावजूद उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। क्या वह भौतिक सफलताओं के प्रति कुछ ज्यादा ही उदासीन नहीं है? इससे बढ़कर किसी का आचरण और क्या ही हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झांग लाओशी अपनी इतनी प्रतिभा के बावजूद आज भी एक गुमनाम शख्सियत बने हुए हैं, यहाँ तक कि उन्हें अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि वे इतने नेक इंसान थे, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रसिद्धि को गंदगी समझते थे। झांग लाओशी। इन बातों को सोचते ही पांचों विद्यार्थियों की आंखें लाल हो गईं। वे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। तुम सबको क्या हो गया है? कुछ क्षण पहले तक सामान्य व्यवहार कर रहे अपने छात्रों को अचानक लाल आंखों से घूरते हुए देखकर झांग जुबान भ्रमित हो जाता है। क्या ये छात्र एक ही समय में पागल हो गए होंगे? अध्याय 60। सबसे महान व्यक्ति। झांग जुबान एक पारलौकिक प्रतिभावान व्यक्ति हैं, तो उन्हें कैसे पता होता कि साधना तकनीक बनाने से इतना आश्चर्य और हलचल मच जाएगी। इसलिए वे छात्रों के भावों के पीछे का कारण समझ नहीं पा रहे हैं। शांत चेहरे के साथ वे एक और किताब निकालते हैं। लियू यांग, ये नियमावली मैंने तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखकर लिखी है। इसके अनुसार साधना करो और तुम्हारा दाहिना हाथ लगभग आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह कुछ और किताबें निकालता है और उन्हें आगे बढ़ा देता है। युआनताओ, तुम्हारी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। पिछली बार जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी थी वह तुम्हारी मूलभूत साधना तकनीक है, जबकि यह पुस्तक तुम्हारी रक्षात्मक क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए है। वांग यंग और जेंग यांग, मैंने तुम दोनों के अद्वितीय गुणों को संकलित करके तुम दोनों के लिए एक एक पुस्तक लिखी है। यदि तुम दोनों इसके अनुसार अभ्यास करोगे तो तुम्हारी साधना में तेजी से वृद्धि होगी। क्योंकि वे सभी उनके छात्र हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी एक को दूसरे से अधिक प्राथमिकता नहीं दे सकते। इस प्रकार उनमें से प्रत्येक के लिए कोई न कोई प्रतिभा है। ये साधना तकनीकें गुरु के संकलन मंडप से प्राप्त अनेक गुप्त ग्रंथों को स्वरपथ पुस्तकालय की सहायता से संयोजित करके बनाई गई हैं। इन्हें वांग यंग, लियू यांग और अन्य साधकों की शारीरिक स्थिति के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। इनमें कुछ कमियां तो हैं, लेकिन अन्य गुप्त ग्रंथों की तुलना में काफी कम हैं। ये गुप्त नियमावली, ये कितनी प्रभावशाली खेती तकनीक है। अल्पविराम। चाहे वह वांग यंग हो, लियू यांग हो या जेंग यांग, ये सभी ऐसे लोग हैं जो किसी ग्रंथ के महत्व को पहचान सकते हैं। इन अनाम ग्रंथों को देखते ही वे सभी व्याकुल होकर कांपने लगते हैं। ये मैनुअल उनके लिए एकदम सटीक रूप से तैयार किए गए हैं और इनकी गुणवत्ता तो बेमिसाल है। अभी मिले मैनुअल की तुलना पहले से तैयार किए गए मैनुअल से करें तो दोनों बिल्कुल बेमिल हैं। दोनों को एक साथ रखना नामुमकिन है। शिक्षक जी, क्या हमें इन किताबों का नाम रखने की अनुमति है? अब और बर्दाश्त न कर पाने पर वांग यंग पूछती है। हाँ, बेझिझक ऐसा करें। झांक जुबान ने हाथ हिलाया। उनके छात्र एक दूसरे को घूरते हैं, उनकी मुठ्ठियां अनजाने में ही कसकर बंद हो जाती हैं। किसी एक साधना तकनीक को लिखना ही अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। फिर भी 5 तकनीकों को लिखना और उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक प्रतिभागी के लिए विशेष रूप से तैयार करना, यहाँ तक कि उन्हें अपनी तकनीक का नाम स्वयं रखने की अनुमति देना, ये क्षमता और यह उदारता हॉन्टियन अकादमी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
इन सब बातों का सार यह है कि ये कृषि तकनीकें विशेष रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। ज्ञान कितना भी विशाल हो और साधना के मार्ग पर कितना भी प्रबुद्ध हो, इन रचनाओं को बनाने में उसने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की होगी। संभव है कि वह पूरी रात सोया ही न हो। उनके शिक्षक ने उनके लिए इन साधना तकनीकों पर परिश्रम करने के लिए पूरी रात जागकर बिताई, फिर भी उन्हें संदेह था कि क्या उनके शिक्षक में उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता है या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा है। भीड़ की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। ये भावना उनके पूरे जीवन को बदलने के बराबर है। धन्यवाद शिक्षक। वे पांचों एक साथ घुटने टेक देते हैं। अपने सामने खड़े झांग जुबान को घूरते हुए उनकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। झांग लाओशी, निश्चिंत रहें। हम वादा करते हैं कि हम इन साधना तकनीकों को कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। जो कोई भी इन्हें बताएगा उसे आप स्वेच्छा से जो भी दंड देंगे वह भुगतना पड़ेगा। उन्हें कभी उजागर न करें। ठीक है। स्वर्गपथ पुस्तकालय का उपयोग करके बनाई गई ये साधना तकनीकें स्वर्गपथ दिव्य कला की तुलना में बहुत फीकी हैं, इसलिए झांग जुबान को इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। इस समय अपने छात्रों को ये शब्द कहते हुए सुनकर वह सहज भाव से इससे सहमत हो जाता है। यही तो सच्चे गुरु का स्वभाव है। झांग लाओशी को इस मामले के प्रति उदासीन देखकर छात्रों ने स्वेच्छा से उनकी बात मान ली। मास्टर किसे कहते हैं? ये तो एक उत्कृष्ट कृति है। सबसे महान व्यक्ति कौन है? वह है सक्षम होते हुए भी विनम्र रहना, गलत समझा जाना लेकिन विचलित न होना, अपमानित होना लेकिन अचानक उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए भी संयमित और स्थिर रहना। ऐसे शिक्षक का मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। झांग जुबान को यह नहीं पता कि इस समय वह अपने शिष्यों के दिलों में एक नश्वर प्राणी से देवता के पद तक पहुंच चुका है। सभी को जल्द से जल्द साधना करने का निर्देश देने के बाद झांग जुबान एक बार फिर मुक्त हो जाता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों पर निगरानी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं अभ्यास करने और सीखने की अनुमति देनी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व केवल उनकी त्रुटियों को इंगित करना और उन्हें सही मार्ग की ओर निर्देशित करना है। अब जबकि उन सभी के पास उपयुक्त खेती की तकनीकें हैं, जब तक वे सामान्य रूप से खेती करते रहेंगे वे स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अल्पिराम 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 अल्पिराम। शेनबीरू के बेदाग चेहरे पर झिझक दिखाई देती है। हालांकि कल उस युवक द्वारा दिखाए गए चमत्कारों के बारे में सोचकर उसकी जिज्ञासा फिर से भड़क उठती है और वह दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर बढ़ती है। वह अकादमी की देवी है, सभी पुरुष शिक्षकों और छात्रों की आदर्श। प्रतिदिन शिक्षकों और छात्रों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले फूलों और उपहारों की संख्या अनगिनत है। फिर भी वह इस पर कोई ध्यान नहीं देती और कभी भी किसी पुरुष शिक्षक से स्वयं संपर्क करने का प्रयास नहीं करती। हालांकि कल उस युवक ने उन्हें किसी रहस्य की तरह आकर्षित किया, जिसके कारण वह बिना कुछ कहे उसके पास चली गईं। वास्तव में इसी वजह से वह आज सुबह ठीक से पाठ भी नहीं पढ़ा पाईं। मैं तो बस उसे बेनकाब करने जा रहा हूँ, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। खुद के लिए बहाना ढूंढते हुए वह राहत की सांस लेती है और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ती है। झांग जुबान लाओशी की बात करें तो वह उसे बहुत पहले से जानती है। हालांकि उससे कभी सीधे तौर पर बातचीत न होने के कारण उसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी दूसरों के वर्णन के आधार पर उसे वर्णित करने के लिए केवल 3 विशेषण ही उपयुक्त हैं: सबसे बुरा और अंत में उससे भी बुरा। वह अकादमी में सबसे खराब शिक्षक के रूप में कुख्यात है। वह हमेशा से यही सोचती आई थी। हालांकि कल उसके विचार पूरी तरह बदल गए। वह महज पन्ने पलटकर किताब की सारी सामग्री याद कर लेता था। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाने के बावजूद वह उसमें दिए गए प्रश्नों के कई उत्तर दे सकता था। खाना खाते ही उसे पता चल गया कि वह खाने का शौकीन है। इतना ही नहीं, आकाश को चीरने वाले शेर को इतनी आसानी से अपनी बात सुनने के लिए राजी कर लेना। जो कभी उसकी नज़रों में सबसे बुरा शिक्षक हुआ करता था वह अब एक रहस्य बन गया है। चाहे वह इस बारे में कितना भी सोचे, उसकी समझ से परे की स्थिति उसे परेशान करती है। छोड़ो इसे, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा। आज तो मैं उससे जवाब जरूर हासिल कर लूंगा। ठंडे स्वर में गुर्राते हुए उसने अपना निर्मल चेहरा ऊपर उठाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह झांग जुबान की कक्षा के ठीक सामने खड़ी है। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, उसने दरवाजे के बाहर एक मम्मी जैसी आकृति को खड़े देखा। याओहान दुविधा में है। कल जब उसने कक्षा में सार्वजनिक रूप से झांग जुबान पर चिल्लाने की कोशिश की तो वापस लौटने पर युवा शिक्षिका ने उसे फटकार लगाई। इसके बाद जब वह रात को अपने घर लौटता है तो वह इस मामले के बारे में सोचता है और उसके भीतर क्रोध उमड़ आता है। इस सारी गड़बड़ी की जड़ वह निकम्मा शिक्षक झांग जुबान है। अगर उसने युवती के साथ कोई अशोभनीय हरकत न की होती जिसके कारण युवती ने उसे ब्लैकमेल किया, तो उसकी शिष्या बनने की जिद करते हुए उसका चेहरा इतना लाल क्यों हो जाता? अगर ऐसा न होता तो रात में उस पर हमला करने जाने पर उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई न हुई होती। अपनी युवा प्रेमिका को मनाने में असफल रहने पर उसका मूल इरादा नगर प्रमुख को मामले की सूचना देना था, ताकि वह हस्तक्षेप करके मामले को सुलझा सके। हालांकि बेयू नगर बहुत दूर है और सबसे अच्छे घोड़े को भी आने जाने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। अगर वह सचमुच चला जाए तो क्या होगा अगर वह दरिंदा शिक्षक कोई अनैतिक काम कर दे? अगर ऐसा हुआ तो भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोष स्वीकार करना मुश्किल होगा। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अभी जबरदस्ती अंदर घुस जाऊं तो मेरी मालकिन मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती अंदर नहीं घुसता तो उन्हें धमकाया जा सकता है और चोट पहुंचाई जा सकती है। बस इसी तरह याओहान काफी देर तक असमंजस में प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। आप कौन हैं? जब वह अभी भी 2 विकल्पों के बीच दुविधा में था, तभी एक चिड़िया जैसी आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि थोड़ी दूरी पर एक सुंदर महिला खड़ी है और उसे हैरानी भरे भाव से देख रही है। ये खूबसूरत महिला लगभग 20 वर्ष की है। उसने हल्के बैंगनी रंग का गाउन पहना है जो उसकी आकर्षक आकृति को और भी निखारता है। मलाई जैसी मुलायम त्वचा के साथ कम हिलने डुलने के बावजूद भी वह बेहद खूबसूरत दिखती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की कोई ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, याओहान एक अनुभवी व्यक्ति है जिसने कठोर दुनिया का अनुभव किया है, इसलिए वह जल्दी से संभल जाता है और बड़बड़ाता है। तुम तो बस एक छोटी बच्ची हो, जबकि मैं बेयू नगर के स्वामी के निवास का नौकर हूँ।
क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें अपनी पहचान बताऊं? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी पहचान का ऐलान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अपना नाम बताने से इनकार कर रहे हो, चेहरा ढककर यहाँ क्या करने का इरादा रखते हो? खूबसूरत महिला भौहें चढ़ाती है। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके मन में एक ख्याल कौंधता है। यह आदमी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसे शांग बिन ने झांग जुबान को सबक सिखाने के लिए भेजा है। अध्याय 61, वह मुझसे प्यार करती है। कल झांग जुबान को रात के खाने पर आमंत्रित करने के बाद उनकी मुलाकात शांग बिन से हुई। अकादमी के एक वरिष्ठ और उच्च स्तरीय शिक्षक के पोते के रूप में इस तरह से पीटे जाने के बाद उनके लिए बदला न लेना विचित्र ही होगा। हालांकि चूंकि अकादमी अपने परिसर में शिक्षकों के बीच निजी द्वंद्व युद्ध पर प्रतिबंध लगाती है, तो क्या यह संभव है कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर किसी और को भेस बदलकर झांग जुबान पर हमला करने के लिए भेजा हो? शेन बीरू का ऐसा सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर याओ हान का पहनावा बेहद विचित्र है। सफेद कपड़े की एक मोटी परत ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा है, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही हैं। पहली नज़र में ही ऐसा लगता है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। इसके अलावा पूछे जाने पर वह जवाब देने से भी इनकार कर देता है। अब इस बारे में सोचकर लगता है कि कल झांग जुबान ने उसे अपने पीछे आने से इसलिए मना किया था क्योंकि वह जानता था कि शांग बिन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जानता था कि शांग बिन उससे बदला लेने के लिए किसी को जरूर ढूंढेगा। शेन बीरू की सिकुड़ी हुई आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। इस पूरी स्थिति की वजह वही है, इसलिए उसका किनारे खड़े होकर तमाशा देखना स्वाभाविक ही नहीं है। क्या तुम्हें अकादमी में शिक्षक पर हमला करने की सजा पता है? एक शिक्षक पर हमला। याओ हान को उम्मीद नहीं थी कि वह खूबसूरत महिला ऐसा सवाल पूछेगी। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे कल शांग बिन के साथ हुई घटना याद आ गई। पल भर में उसे एहसास हुआ, क्या आप ही वह शेन बीरू हैं? शांग बिन द्वारा उसे पीटने का कारण झांग जुबान से ईर्ष्या करना था, क्योंकि दोनों शेन बीरू का दिल जीतने की होड़ में थे। वह इस घटना को कभी नहीं भूलेगा, चाहे उसे जान से मार दिया जाए। तभी अचानक एक सुंदर महिला प्रकट होती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि शिक्षक पर हमला करने पर दंड मिलता है। ये सुंदर महिला और कौन हो सकती है? ऐसा लगता है कि वह कल शांग बिन द्वारा उसके पीछा करने वाले की पिटाई करने का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल सही। शेन बीरू ने सतर्क भाव से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आभा फैल गई। अगर आप किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं तो अभी चले जाए, वरना मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। एक फाइटर 5 डैन शिखर होने के नाते वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पर दूसरों पर जबरदस्त दबाव डालती है। अशिष्ट, क्या तुम मुझसे झगड़ा करने नहीं आए हो? कितना घटिया बहाना है। दोनों के बीच अभी कुछ ही शब्द बोले थे, लेकिन फिर भी वह जिस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी, उसे देखकर याओ हान का चेहरा बेहद गुस्से से लाल हो गया। बायू नगर के स्वामी निवास में एक नौकर होने के नाते वह बायू नगर में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह जिससे भी मिलता है लोग हमेशा उसका आदर करते हैं। लेकिन यहाँ पहले तो उसे किसी ने बुरी तरह पीटा और अब एक साधारण शिक्षक भी उसका सम्मान नहीं करता। उसके भीतर क्रोध का उबाल आ रहा है। ये शब्द सुनने के बाद भी वह इसे कैसे सहन कर सकता है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह मुट्ठी भींच लेता है। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ता है। जैसे ही वह कोई हरकत करता है, शेन बीरू उसे जो फटकार लगाने वाली होती है वह उसके गले में ही अटक जाती है। कोई और विकल्प न होने पर वह बस उसका सामना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पेंग पेंग पेंग, एक पल में ही दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। शेन बीरू भले ही फाइटर 5 दान की शिखर पर हो, लेकिन उसमें अविश्वसनीय सहनशक्ति और गहन तकनीकें हैं। इसके अलावा भले ही याओ हान की युद्ध क्षमता उससे कहीं अधिक है, लेकिन अपनी चोट के कारण वह उसे कुछ ही क्षणों में हराने में सक्षम नहीं है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। शांग शाओए, एल्डर शांग ने क्या कहा? शाओए योजक चिन्ह ग्रेटर देन युवा स्वामी। अकादमी के फुटपाथ पर काओशियोंग अपने पास से गुजर रहे युवक से सवाल पूछने की इच्छा को रोक नहीं पाता है। निश्चिंत रहो, जब तक तुम्हारा वह छात्र स्वेच्छा से झांग जुबान को अपना गुरु नहीं मान लेता तब तक उसकी खैर नहीं। शांग बिन ने ठंडे लहजे में व्यंग्य किया। आज सुबह एल्डर शांग एल्डमो को ढूंढने के लिए टीचर गिल्ड गए और उन्हें यहाँ आमंत्रित किया। जब तक वह झांग जुबान और उसके छात्र को ज्ञानोदय इच्छा टॉवर में नहीं लाता, तब तक बाद वाले की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसे होमटियन अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे ही झांग जुबान को अकादमी से निकाल दिया जाएगा, शेन लाओशी निश्चित रूप से गोंगजी के आग्रह के आगे झुक जाएगी। तब तक उसके लिए तुमसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। गोंगजी योजक चिन्ह ग्रेटर देन सज्जन। काओशियोंग मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा करता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि शेन बीरू कल उस लड़के की मीठी मीठी बातों में आ गई थी, इसीलिए उसने हार मान ली और उसके साथ खाना खाया। जब तक वह लड़का अकादमी से भाग नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि उसे रिझाने के मेरे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। जैसे ही शेन बीरू की छवि उसके मन में कौंधती है, शांग बिन में एक बार फिर आत्मविश्वास उमड़ आता है। वह एक बुजुर्ग के पोते होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के शिक्षक भी हैं, और तो और वे लंबे और आकर्षक भी हैं। आप चाहे जिस भी पहलू की बात करें, वे झांग जुबान से कहीं अधिक उत्कृष्ट हैं। पूरी अकादमी में केवल वही शेन बीरू जैसी मनमोहक महिला के योग्य है। जब तक वह ऐसा करता रहेगा, उसके अलावा वह और किसे पसंद कर सकती है? तो फिर मैं शांग शाओए को आशीर्वाद दूंगा कि वह जल्द ही उस सुंदरी को घर ले आए। काओशियोंग ने तुरंत एक हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। निश्चिंत रहो, अगर मैं शेन लाओशी के साथ जोड़ी बना लूं तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। शांग बिन दिल खोलकर हंसना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने गलती से अपनी घायल मांसपेशियों को खींच लिया और असहनीय दर्द उसके शरीर में फैल गया। और हाँ, झांग जुबान के अलावा मैं कल मुझे पीटने वाले याओ हान को भी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ अगर वह बेयू नगर के स्वामी निवास का नौकर है? ये त्यानिक्सुआन राजमहल है, उसके लिए मनमानी करने की जगह नहीं। उस आदमी ने सबके सामने उसके चेहरे पर मुक्के मारे, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। भला वो उसे कैसे माफ कर सकता है? बिल्कुल, काओशियोंग ने सिर हिलाया। अचानक वह रुक गया और जल्दी से आगे की ओर इशारा करते हुए बोला, शांग शाओए, जल्दी से देखो।
क्या हुआ? शांग बिन अचंभित था। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण वह मुड़कर देखने लगा। उसी क्षण उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या वह शेन लाओशी नहीं है? वह किसी और से क्यों लड़ रही है? वह तो याओ हान है। झांग जुबान की कक्षा के ठीक बाहर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही है। एक तो वह देवी है जिसके बारे में वह नींद में भी सोचता है, शेन बीरू, जबकि दूसरी वह व्यक्ति है जिसके बारे में उसने अभी बात की थी, वह व्यक्ति जो उसे आक्रोश से दांत पीसने पर मजबूर करता है, याओ हान। वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वे आपस में क्यों लड़ेंगे? शांग शाओए, क्या ऐसा हो सकता है? शेन लाओशी को पता चल गया कि इस आदमी ने तुम्हारी पिटाई की है, इसलिए वह क्रोधित हो गई और तुम्हारा बदला लेना चाहती है। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद काओशियों को अचानक एक संभावना सूझी और उसने टिप्पणी की, क्या क्या ये सच है? शांग बिन अचंभित रह जाता है। बिल्कुल, वरना उन दोनों के आपस में लड़ने का कोई कारण ही नहीं है। शेन लाओशी का स्वभाव सौम्य है और वह दूसरों के साथ नरमी से पेश आती है, वह आसानी से झगड़ों में नहीं पड़ती। आपको भी इस बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपकी पिटाई के तुरंत बाद वह उससे बुरी तरह भिड़ गई। अगर उसने ये शांग शाओए के लिए नहीं किया होता तो मुझे इसके पीछे कोई और तर्कसंगत कारण समझ नहीं आता। आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार होने से मैं दावे से कह सकता हूँ कि शेन लाओशी के मन में आपके लिए कुछ भावनाएं हैं और बहुत संभव है कि यह प्यार हो। काओ शियोंग कहते हैं, वह मुझे प्यार करता है। खुशी की लहर शांग बिन के दिल में दौड़ती है और उसका शरीर थमसा जाता है। बिल्कुल सही, शेन बीरू के उस आदमी से लड़ने का कोई और संभावित कारण नहीं हो सकता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह महिला उसके साथ डेट पर जाने से इनकार करने और उससे दूरी बनाए रखने के बावजूद वास्तव में उसे इतना प्यार करेगी और उसकी इतनी परवाह करेगी। यहाँ तक कि फाइटर 5 डैन स्तर पर होने के बावजूद फाइटर 6 डैन विशेषज्ञ से मुकाबला करने की हद तक चले गए। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उसे अपनी वजह से घायल नहीं होने दे सकता। उसके हृदय में बेचैनी भर जाती है। शांग बिन को ऐसा लगता है मानो उसे नया जीवन मिल गया हो और उसके भीतर लड़ने का जज्बा उमड़ आता है। सबसे कठिन कर्ज वह होता है जो किसी खूबसूरत महिला से लिया गया हो। दूसरा पक्ष तो पहले ही इतना आगे बढ़ चुका है, उसे हिचकिचाने की क्या जरूरत है? अगर वह इसी तरह हिचकिचाता रहा तो फिर वह मर्द नहीं रह जाएगा। शेन लाओशी, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। एक भयंकर दहाड़ के साथ शांग बिन तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। याओ हान शेन बीरू के साथ युद्ध में व्यस्त है। दर्जनों वार करने के बाद वह विरोधी की आक्रमणकारी रणनीति को समझ चुका है। उसे विश्वास है कि अगर वह गंभीरता से लड़े तो कुछ ही वार में उसे हरा देगा। जैसे ही वह अपनी अंतिम तकनीक का प्रयोग करने वाला होता है, उसे एक चीख सुनाई देती है और शांग बिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वे एक टीम है। धिक्कार है, धिक्कार है। उसके आने पर याओ हान का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। कुछ देर पहले तक उसे शक था कि शायद ये घटना महज एक गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी ही है। ये स्पष्ट है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वे उसे मुसीबत मोल लेने पर तुले हुए हैं। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। इसलिए वह अब और संयम नहीं रख पाता और शांग बिन पर बेरहमी से हमला कर देता है। शांग बिन अचानक जोश से दौड़ता हुआ आता है और पलक झपकते ही याओ हान से भिड़ जाता है। शेन बीरू स्थिति में आए इस अचानक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहती है। उन दोनों को आपस में लड़ते देख वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो और यह आदमी उसके द्वारा नहीं भेजा गया हो? जैसे ही उसके मन में ऐसा ख्याल आता है, एक और संभावना उसके दिमाग में कौंध जाती है और उसका चेहरा उतर आता है। मैं समझ गई, वह एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मुझे यह अजीब लगा। अगर इस नकाबपोश को झांक जुबान से पंगा लेना ही था तो वह सीधे अंदर घुस सकता था। उसे प्रवेश द्वार के आसपास मंडराने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि वह किसी खूबसूरत लड़की को बचाने का नाटक करके मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। अध्याय 62, शांग बिन पतन के कगार पर। कोई भी खूबसूरत महिला जहां भी जाए, पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उसे पाने के लिए कई पुरुषों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, बस एक बार फिर उनकी तरफ देखने के लिए। इस तरह का हीरो द्वारा खूबसूरत महिला को बचाना सबसे घटिया हथकंडों में से एक है। ऐसे खेल में या तो वह अपनी असाधारण वीरता का प्रदर्शन करेगा या फिर दूसरे पक्ष को उसे बुरी तरह पीटने देगा जिससे वह उसके प्रति दया महसूस करने लगे। फिर धीरे धीरे दया प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। बहरहाल, चाहे जो भी हो, ये सब जानबूझकर किए गए कृत्य हैं और इसे उसे चिढ़ होती है। इस बात का एहसास होने पर शेन बीरू युद्ध के घेरे से पीछे हट जाती है। चूंकि आप दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं। पेंग 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 पेंग। अपने कट्टर दुश्मन को उन्माद में आगे बढ़ते देख याओ हान ने बिना किसी दया के अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ ही पलों में निडर और दृढ़ निश्चय शांग बिन एक बार फिर बुरी तरह पिट गया और उसके चेहरे से ताज़ा खून बहने लगा। याओ हान की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। उसके मम्मी जैसे चेहरे पर कपड़ों की परतों के बीच से खून रिस रहा है। कितना यथार्थवादी अभिनय, इसे जारी रखो। शेन बीरू ने कमर पर हाथ रखकर टिप्पणी की। शेन लाओशी, शांग शाओए की जल्दी मदद करो, वह हारने की कगार पर है। शांग बिन को मौत के कगार पर पिटे देख काओशियोंग खुद को रोक नहीं पाए और उसे समझाने के लिए आगे बढ़ गई। केवल चौथे दान पिगु स्तर का योद्धा होने के कारण वह वर्तमान में लड़ रहे दो योद्धाओं के मुकाबले बहुत कमजोर है। यदि वह लड़ाई में हस्तक्षेप करता है तो वह सीधे मौत को दावत देगा। ऐसे में एकमात्र कारगर उपाय यही है कि वह अपने सामने खड़े शेन लाओशी से विनती करे। क्या मेरे लिए उसकी मदद करना ठीक रहेगा? दूसरे पक्ष का समर्थन अपनी ओर आते देख शेन बीरू ने ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। हाँ, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो शांग शाओए निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके निर्मम इरादों को न समझ पाने के कारण काओशियोंग ने जल्दबाजी में कहा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। शेन बीरू आगे बढ़ती है। उसे दोबारा लड़ाई में शामिल होने के लिए आते देख याओ हान ने शांग बिन को दोनों हाथों से धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे हट गया। फिर वह लड़ाई से बाहर निकलकर बोला, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा।
आपकी महानता और आप दोनों ने मुझ पर जो कृपा बरसाई है, मैं भविष्य में उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। फिलहाल वह घायल है और शेन बीरू खुद ही उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर वह उन दोनों को हरा भी देता है तो भी वे दोनों होनकेन अकादमी में हैं। लड़ाई जितनी देर तक खिंचेगी उसके लिए मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अगर दूसरी तरफ ने पहले से कोई योजना बना रखी है तो हो सकता है कि उसके लिए वहां से निकलना भी नामुमकिन हो जाए। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह दृढ़ता से जाने का फैसला करता है। वे दोनों उससे बदला लेने में भले ही नाकाम रहे हों और उसने दूसरे पक्ष को भी काफी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया हो, लेकिन ये दुश्मनी तो कायम हो चुकी है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब वह इसका बदला उनसे लेगा। इसके बाद याओ हान मुड़कर जाने लगता है। पल भर में ही वह भीड़ की नजरों से ओझल हो जाता है। यदि फाइटर 6 दान पिक्स्यू क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ भाग जाए तो शेन बीरू भी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसका उसके पीछे पड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। इस समय उसके चेहरे पर ठंडेपन का भाव और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही वह कदम रखने वाली होती है दूसरा पक्ष भाग जाता है। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि खेल खत्म हो गया है। जाहिर है उसे जाना ही पड़ेगा। शेन लाओशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी। मैं आपकी मंशा समझ गया। शेन बीरू को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर शान बिन खुशी से झूम उठा। उसने अपना सूजा हुआ लाल चेहरा पलटा, मुस्कुराया और एक ऐसा पोज बनाया जो उसे बहुत आकर्षक लगा। दरअसल मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब भी उससे बेहद नाराज वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि यह आदमी उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरह की घटिया चालें चलेगा। ये शब्द सुनकर शेन बीरू गुस्से से फट पड़ी। मेरे इरादे, मेरी मंशा है कि तुम मेरे दिमाग पर वार करो। तू बदमाश है, शेन बीरू ने दांत पीसते हुए कहा। पह, एक थप्पड़ ऊपर से आता है क्या? हिम्मत जुटाकर कबूल करने के बाद ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह खूबसूरत लड़की उसकी बाहों में कूद पड़ेगी, उसे अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस हुआ। अनियंत्रित रूप से उसका शरीर लड़खड़ाया और वह धातु के गेट से टकरा गया। शांग बिन की आंखें घूमने लगी और वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुमने मेरे लिए किसी और से लड़ाई नहीं की? वह लगभग पागल हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है? एक पल दोस्ताना, अगले ही पल गुस्से में। एक पल सुहावना, अगले ही पल सर्दी जैसा। क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? जिया, शांग बिन का दिल टूट चुका था और वह अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कक्षा का दरवाजा धीरे से खुला। झांग जुबान बाहर निकली और सबको देखकर भौहें चढ़ाते हुए बोली, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ आप सबका शोर मचाना शोभा नहीं देता। झांग जुबान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जब उसका दिल लगभग चकनाचूर हो चुका था तभी झांग जुबान को देखकर शांग बिन का क्रोध भड़क उठा। काओशियोंग लाओशी ने स्कूल में एक अपील दायर करा पर अपने शिष्य लियू यान को धोखे से अपना शिष्य बनाने का आरोप लगाया है। अकादमी ने ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के उपयोग को मंजूरी दे दी है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जल्दी से लियू यान को यहाँ ले आएं। क्या ज्ञानोदय का परीक्षण होगा? झांग जुबान एक पल के लिए असमंजस में पड़ जाता है। फिर अपने अतीत की यादों को याद करते हुए उसे एक बात समझ आती है और वह भौहें सिकोड़ लेता है। जी हाँ, मैं अभी आपको शिक्षा ब्यूरो के प्रतिनिधि के रूप में ये संदेश दे रहा हूँ। अगर आप नहीं गए तो यह अकादमी के नियमों का उल्लंघन होगा और इसी तरह आपको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। शांग बिन ने ठंडे लहजे में व्यंग्य किया। वह याओ हान को हराने में असमर्थ हो सकता है और वह देवी शेन से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करता, इसलिए वह अपना सारा क्रोध इस निकम्मे शिक्षक पर ही निकाल सकता है। झांग जुबान लाओशी, मत जाओ। शेन बीरू की खूबसूरत बाहें सिकुड़ गईं। उसे शायद ये पता ना हो कि शांग बिन ने इसके लिए क्या क्या चालें चल रखी हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये निश्चित रूप से झांग जुबान को फंसाने की एक चाल है। जिस क्षण वह सहमत हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा में कोई समस्या आती है तो न केवल उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द हो जाएगा बल्कि उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, झांग जुबान ने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये सच है कि झांग जुबान का शिष्य बनने पर लियू यान को पहले बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इस समय लियू यान उनसे पूरी तरह प्रभावित है। अगर झांग जुबान उसे किसी ऊंची इमारत से कूदकर व्यायाम की तकनीक सीखने को भी कहें तो वह बिना किसी झिझक के मान जाएगा। इतने भरोसे के साथ उसे ज्ञानोदय वसीयत के मुकदमे से क्या डर है? इस शख्स के आत्मविश्वास को देखते हुए देखते हैं अंत में शर्मिंदा कौन होगा। अगर तुम जाने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं अकादमी के सुरक्षा ब्यूरो को सूचित कर दूंगा और वे तुम्हें ले जाएंगे। ये सोचकर कि झांग जुबान इसका विरोध करेगा, शांग बिन ने अधिकारिक भाव से चिल्लाते हुए कहा, अरे तुमने क्या कहा? तुम जाओगे? झांग जुबान कोई जवाब नहीं देता। हल्की सी मुस्कान के साथ वह मुड़कर कक्षा के प्रवेश द्वार की ओर चलता है। लियू यान, मेरे साथ आओ। हाँ, लियू यान कक्षा से बाहर निकल जाती है। यह दूसरे पक्ष से इतनी सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद न होने के कारण शांग बिन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई देती है। शंग शाओए, चिंता मत करो, ये लियू यान मेरा खास शिष्य है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह मेरा शिष्य बनना चाहता है, काओशियोंग ने दबी हुई आवाज में कहा। ठीक है, उसकी गारंटी सुनकर शांग बिन ने सिर हिलाया और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, चलो चलें। आप युवक को इतनी लापरवाही से सहमत होते देख शेन बीरू चिंतित हो जाती है। ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण विवादों को सुलझाने की एक विधि है जब दो शिक्षकों के बीच मतभेद हो जाते हैं लेकिन वे मामले को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। परीक्षण शुरू होते ही जो पक्ष धोखाधड़ी का दोषी साबित होता है उसे कड़ी सजा मिलती है। ऐसी बात इतनी आसानी से कैसे स्वीकार की जा सकती है? चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस बात को दबाने की कोशिश करनी चाहिए और आदर्श रूप से शांतिपूर्वक इसका निपटारा करना चाहिए, अन्यथा वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ये तो कुछ खास नहीं है। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष उसके लिए चिंतित है, झांग जुबान हल्के से मुस्कुराता है। बिना कुछ समझाए वह अपना पैर उठाता है और अकादमी के ज्ञानोदय इच्छा टॉवर की ओर शांग बिन के पीछे पीछे चल पड़ता है। यह आदमी, ये देखकर कि वह युवक उसकी सलाह को हल्के में ले रहा है, शेन बीरू क्रोधित और चिंतित हो जाती है। एक खूबसूरत महिला होने के नाते दूसरे लोग हमेशा उसकी बातें खुशी खुशी सुनते थे,
लेकिन ये शख्स न सिर्फ उसकी सलाह को अनसुना करता है बल्कि जिस चीज़ से वह उसे आगाह कर रही है उसी की ओर बढ़ जाता है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? ये जानना जरूरी है कि शांग बिन के दादा शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसने उसके खिलाफ पहले से ही कोई जाल बिछा रखा होगा। अपनी मर्जी से मुसीबत मोल लेने वाले, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम उसके हकदार हो। शेन बीरू गुस्से से अपना पैर पटकती है। हालांकि थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वह जल्दी ही बाकी लोगों के साथ मिल जाती है। झांग जुबान के प्रति उसके मन में केवल जिज्ञासा है, प्रेम का कोई स्थान नहीं है। हालांकि शांग बिन के उसके विरुद्ध जाने का कारण वही है। चाहे कुछ भी हो जाए वह चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। अध्याय 63। एल्डर मोजियांग। बुजुर्ग मोजियांग। भव्य ज्ञानोदय इच्छा मीनार में। एल्डर मो, इस बार मैं आप पर निर्भर रहूंगा। एल्डर शांगचेन अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखते हैं। शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य मोजियांग। बड़े शांग, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार हम तो पुराने दोस्त हैं। एल्डर मोशियांग की उम्र 50 के आसपास है और उनके चेहरे पर हल्की भूरी दाढ़ी दिखाई देती है। चिंता मत करो, अगर यह शिक्षक सचमुच जबरदस्ती करता है और दूसरों को अपना छात्र बनने के लिए मजबूर करता है तो मैं निश्चित रूप से इसकी शिकायत गिल्ड से करूंगा और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। अफसोस, ये तो मेरी ही लापरवाही है। एल्डर शांगचेन सिर हिलाते हैं। विलाप भरे चेहरे से वे कहते हैं, जब इस शिक्षक को शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले तो मैंने उसे अल्टीमेटम दिया था। अगर वह किसी भी छात्र को भर्ती नहीं करता तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। शायद दबाव में आकर उसने ये कदम उठाया। ये सब मेरी ही गलती है। वह गहरी सांस लेता है। एल्डर शांग, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आपने दयालुतावश उसे एक और मौका दिया। फिर भी इस व्यक्ति में कृतज्ञता का कोई अंश नहीं है और इसके बजाय यह ऐसे घृणित कृत्य करता है। ये सचमुच बेशर्म और नीच है। एल्डर मो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उनके चेहरे पर एक प्रबल भाव उभर आता है। एक शिक्षक होने के नाते दूसरों का बेहतर मार्गदर्शन करने के बारे में सोचने के बजाय यह अपना समय ऐसे छलकपट में व्यतीत करता है। मैं देखना चाहता हूं कि किसने उसे ऐसे हथकंडे अपनाने की हिम्मत दी। एल्डर मोशियांग खलनायकों और उनके बुरे कृत्यों के प्रति अपनी घृणा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को धमकाने की बात सुनकर वे क्रोध से भड़क उठते हैं। अगर काओशियोंग लाओशी ने इस घटना की रिपोर्ट करने में न्यायसंगत कदम न उठाया होता और यह न कहा होता कि उनके शिष्य को उस शिक्षक द्वारा धमकाया गया था और यहाँ तक कि इस मुद्दे को सुझाने के लिए ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के लिए आवेदन करने तक की बात न की होती, तो मैं अभी भी इन सभी घटनाओं से अनजान होता। दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे एल्डर शांगचेन लगातार अपना सिर हिलाते हैं। उनकी चिंतनशील निगाहें खाली आकाश की ओर टिकी हैं, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लापरवाही कर दी हो। अगर झांग जुआन यहाँ होता तो वह जरूर हैरान होता। इस व्यक्ति की जुआंगबी की क्षमता उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। जुआंगबी योजक चिन्ह ग्रेटर देन दिखावा करना, नाटक करना। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति परीक्षा शिक्षकों के बीच सद्भाव और सौहार्द को ठेस पहुंचाती है, फिर भी अगर इसे हानिकारक शिक्षकों को बाहर निकाला जा सके तो ये सार्थक है। अपने आप को ज्यादा दोष मत दो। उनके हाव भाव देखकर एल्डर मोशियांग मन ही मन प्रभावित हुए। अक्सर अकादमी में ऐसा छात्र आ जाता था जिसे कई शिक्षक एक साथ पसंद करते थे। ऐसे में सभी शिक्षक मामले को निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश करते थे। इस तरह न केवल सहकर्मियों के बीच सौहार्द बना रहता था बल्कि संस्थान में अनुशासन भी कायम रहता था। समस्या का निजी तौर पर समाधान तभी संभव होता था जब वह सचमुच असंभव हो जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञानोदय इच्छा परीक्षा विद्यार्थी के हृदय की परीक्षा है जो उसे अपनी सच्ची इच्छा के आधार पर चुनाव करने का अवसर देती है। हालांकि इसका अर्थ यह है कि प्रतिस्पर्धी शिक्षकों के बीच संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे, जिससे शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को ठेस पहुंचेगी। यही कारण है कि होमटेन अकादमी की स्थापना के बाद से एक सदी में ज्ञान प्राप्ति परीक्षा के लिए केवल 10 से कुछ अधिक आवेदन ही आए हैं। उन्हें ऐसी घटना का भी सामना करने की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद एल्डर शांगचेन मन ही मन मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि उन्होंने दूसरे पक्ष को क्रोधित कर दिया है। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए आदेश दिया, उन्हें अंदर आने दो। जिया, उनके शब्द सुनाई देने के तुरंत बाद भारी दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और झांग जुबान, काओशियोंग, शांगबिन, शेन बीरू और लियू यांग अंदर आते हैं। क्या आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के लिए आवेदन किया है? जैसे ही सब लोग अपने कदम रोक लेते हैं, एल्डर शांगचेन भौहें उठाकर पूछते हैं। मैं बड़े गुरु से विनती करता हूं कि मेरी शिकायत का निवारण करें। काओशियोंग जोर से चिल्लाया। इस झांग जुबान ने मेरे शिष्य लियू यांग को, जिसने मुझे अपना गुरु मान लिया है, जबरदस्ती की, जिससे शिक्षकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन हुआ। इसलिए मैंने लियू यांग को न्याय दिलाने के लिए विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति परीक्षण के लिए आवेदन किया है। साथ ही मुझे आशा है कि अकादमी इस निर्लज्ज व्यक्ति को दंडित करेगी। न्याय लाएंगे। लियू यांग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बस समूह के पीछे पीछे यहाँ आने का आदेश दिया गया था। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर उसे आखिरकार समझ आया कि काओशियोंग अपने संरक्षक से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने जल्दी से झांग जुबान की ओर देखा और कहा, गुरुजी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उन्होंने देखा कि कक्षा में कुछ क्षण पहले तक शांत और गंभीर दिख रहे झांग लाओशी के चेहरे पर घबराहट झलक रही है। गुस्से में उन्होंने कहा, काओ लाओशी, आप बकवास कर रहे हैं। लियू यांग मेरा छात्र बनने को तैयार है। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी और घबराहट का भाव झलक रहा था, मानो उसका झूठ उजागर हो गया हो। अरे, अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण लियू यांग ने अपनी आंखें झपकाईं। 2 पाठों के बाद ही वह झांग जुबान से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, यहाँ तक कि उसे सर्वशक्तिमान समझने लगा है। उसे लगता है कि उसका शिष्य बनना 2 शिक्षकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का परिणाम है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। आखिर अचानक ये स्थिति इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई? झांग जुबान की आंखों में भय झलक रहा था और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, मानो वह किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया हो। लियू यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। झांग लाओशी के दिमाग की कौन सी नस फड़क रही है कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है।
शिक्षक लियू यांग उधर देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मन के संदेह को जाहिर कर पाता, वह झांग लाओशी को कराहते हुए देखता है। लियू यांग, बेहतर होगा कि तुम इसे ठीक से समझाओ। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था या नहीं? ऐसा कहते हुए वह चुपके से अपनी आंखें झपकाता है। आह नहीं नहीं, लियू यांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चाहे वह कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि झांग लाओशी दूसरे पक्ष को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जब तक वह उसके साथ सहयोग करता रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा। दोनों को ही सब कुछ पता है, लेकिन दूसरों की नज़र में ऐसा लगता है मानो झांग जुबान लियू यांग को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहने के लिए धमका रही हो। वरना लियू यांग इतनी हिचकिचाहट से जवाब क्यों देता? जैसा कि उम्मीद थी, इस दृश्य को देखकर एल्डमो का चेहरा थोड़ा भयावह हो गया। तुम ही हो झांग जुबान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, बशर्ते तुम आज्ञाकारी होकर इस लियू यांग की शिक्षाओं को रद्द कर दो और उसे एक बार फिर काओ लाओशी के मार्गदर्शन में आने दो, तो मैं ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा को आगे न बढ़ाने का विकल्प चुन सकता हूँ। पाठ रद्द कर दूं? झांग जुबान अपना सिर खुजाते हुए कहता है। लियू यांग ने अपनी मर्जी से मुझे अपना शिक्षक माना है, अगर मैं उसे दूर कर दूं तो यह उसके साथ अन्याय होगा। अन्यायपूर्ण? अपनी मर्जी से? एल्डमो के होठों का कोना फड़क उठा। क्या आपको ये शब्द कहने में शर्म नहीं आती? आप तो बस एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले हैं। वह आपके पाठों को टालने में बेहद खुश है, फिर भी आप अन्याय की बात करते हैं। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आया? जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था, उसने काओ शियोंग और शांग बिन को एक साथ चिल्लाते हुए सुना, एल्डमो, ये ठीक नहीं है। क्यों? ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण एक बेहद पेचीदा मामला है। जैसे ही यह शुरू होता है, किसी न किसी को सजा मिलनी ही चाहिए। अन्यथा यदि हर कोई इस प्रक्रिया का पालन करे तो अकादमी खर्चों को वहन करने में असमर्थ हो जाएगी। शुरू में एल्डमो इस घटना को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते थे। दोनों के विरोध को सुनकर वे मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। एल्डमो, काओ लाओशी ने ज्ञान प्राप्ति परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है और अकादमी ने भी इस पर सहमति दे दी है। अगर इसे इस समय अचानक रोक दिया जाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अकादमी के नियमों को हल्के में लिया जा रहा है? शांग बिन ने जल्दी से कहा। यह किस तरह का मजाक है? झांग जुबान को खाई में धकेलने के लिए यह स्थिति पैदा करना उनके लिए आसान नहीं था। अगर वे शांतिपूर्वक समझौता कर लेते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो कल उसे जिस अपमान का सामना करना पड़ा वह व्यर्थ नहीं होगा। जी हाँ एल्डमो, मैं भी छात्र के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह अपने दिल की आवाज़ सुनेगा और उस शिक्षक को चुनेगा जिसे वह सबसे ज़्यादा पसंद करता है, बजाय इसके कि उसे कोई चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाए। काओ शियोंग ने जल्दी से कहा। उसके शब्द न्यायपूर्ण और भावुक थे। अगर कल शांग बिन के थप्पड़ से बना लाल हथेली का निशान न होता तो वह निश्चित रूप से कई लोगों को प्रभावित कर पाता। ठीक है, दोनों की बात सुनकर एल्डमो ने सिर हिलाया और प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। चूंकि आप सभी ने ज्ञान प्राप्ति परीक्षा का विकल्प चुना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे पहले नियम स्पष्ट रूप से बताने होंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद परीक्षार्थी लियू यांग जिसे भी अपना गुरु मानेगा वही इस परीक्षा में विजयी होगा। हारने वाले को दंडित किया जाएगा। इसलिए आइए पहले दंड स्पष्ट कर लें। इस समय शांत स्वभाव के एल्डर शांगचेन ने आसपास का जायजा लेते हुए कहा, इस बार काओ शियोंग लाओशी ने सबसे कठोर दंड चुना है, यानी परीक्षा समाप्त होने पर हारने वाले पक्ष को अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। झांग जुबान, क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है? ये सुनकर कि यह सबसे कठोर दंड है, झांग जुबान अविश्वास से देखता है। गंभीर चेहरे के साथ वह कहता है, मेरे और काओ लाओशी के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, उसे निष्कासित करना, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? अरे, ये शब्द सुनकर एल्डर शांग और बाकी सब जम गए। वे झांग जुबान को ऐसे घूरने लगे मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों। क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम्हें ही तो निकाला जाएगा। ठीक है, हम आपकी राय चाहे जो भी हो, आपको ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में भाग लेने के लिए सहमत होना ही होगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये सोचकर कि झांग जुबान मुकदमे को खारिज करने के लिए बकवास कर रही है, काओ शियोंग ने ठंडे लहजे में उपहास किया। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मुझे अब भी लगता है कि सीधे सीधे निकालना बहुत कठोर होगा। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? झांग जुबान एक पल के लिए हिचकिचाते हुए बोले, क्यों ना निष्कासन को छोड़ दें। हम हारने वाले पक्ष का शिक्षण लाइसेंस छीन लेंगे और फिर उसे 100 और कोड़े मारेंगे। शिक्षण लाइसेंस छीन लिया जाए, 100 ईश्वर हत्या के कोड़े मारे जाएं। भीड़ एक साथ अपनी आंखें झपकाती है और एक दूसरे को घूरती है। उनमें से हर एक को ऐसा लगता है जैसे वे पागल हो रहे हों। ऐसा लगता है मानो हारने वाली टीम ने उसकी नौकरी बचाने के लिए उसे पद पर बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली है ताकि वह बेरोजगार न हो जाए। हालांकि वास्तविकता में ये सीधे निष्कासन से कहीं अधिक कठोर है। क्या आपको यकीन है कि आपने गलत शब्द नहीं बोले? अध्याय 64, विश्वास का स्तर, स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। यदि किसी को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है तो कम से कम वह शिक्षक तो रहेगा ही। भले ही होंगटियन अकादमी में न हो, वह अन्य अकादमियों में पढ़ा सकता है। दूसरी ओर यदि किसी का शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इसका अर्थ है अपनी पहचान खो देना। वे चाहे जहां भी जाएं, यह उनके इतिहास पर एक धब्बा बनकर रहेगा और उन्हें दूसरों के उपहास का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एल्डर शांगचेन ने एल्डमो को शिक्षक संघ से यहाँ बुलाया था। आखिरकार होंगटियन अकादमी के शिक्षा विभाग के प्रमुख होने के बावजूद उनके पास किसी शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस रद्द करने की योग्यता नहीं है। बस उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वे इस बारे में कुछ कह पाते, इस व्यक्ति ने पहले ही यह मुद्दा उठा दिया। इसके अलावा इसमें 100 ईश्वर वध करने वाले कोड़े भी शामिल कर लें। ईश्वर वध कोड़ा त्यानिक्सुआन साम्राज्य में विशेष रूप से निर्मित एक अनूठी वस्तु है। इससे प्रहार करने पर शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और असहनीय पीड़ा होती है। फिर भी इससे शरीर के मूल तत्व को कोई क्षति नहीं पहुंचती। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रहार पूरा होने तक वह संभवतः अधमरा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सजा पर्याप्त रूप से कठोर है, या आपको लगता है कि आपकी मृत्यु उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? सभी लोग उस युवक को ऐसे देखते हैं मानो वह मूर्ख हो। झांग हुआन लाओशी, आप
पीछे से आ रही शेनबीरू लाओशी बाल बाल बेहोश होने से बची। क्या तुम्हें सच में ये समझ नहीं आ रहा कि यह शांगबिन और काओशियों का तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल है? उनका मकसद तुम्हें इसमें फंसाना है। वैसे तो स्कूल से निकाला जाना ही काफ़ी बुरा है, फिर भी तुम इसे दबाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि मामला और भी पेचीदा कर देते हो। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम तो खुद मौत को दावत दे रहे हो, किसी और को दोष मत दो। ठंडे लहजे में गुर्राते हुए काओशियोंग ने भीड़ के बीच खड़े शांगचेन की ओर देखा। एल्ड शांग, मैं झांग लाओशी के सुझाव से सहमत हूँ। मुझे आशा है कि अकादमी हमारी विनती मान लेगी। उसे इतनी आसानी से इसे स्वीकार करते देख लियू यांग ने अपना माथा पीट लिया और सहानुभूति भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। झांग लाओशी सचमुच दुष्ट है। वह पहले तो जानबूझकर अपराधबोध का नाटक करता है ताकि दूसरे पक्ष का आत्मविश्वास बढ़े। इसके बाद वह स्थिति का फायदा उठाकर दांव को और बढ़ा देता है। संभवतः काओशियोंग लाओशी को अपनी मौत के बाद भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि वह मेरे शिक्षक बने, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो जाता। ये याद करके कि वह लगभग इस काओ लाओशी का शिष्य बनने ही वाला था, लियू यांग से हर उठता है और पीछे की ओर झुक जाता है। हाँ ठीक है, चूंकि दोनों पक्ष दांव पर सहमत हो गए हैं तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। एल्डर शांगचेन ने सिर हिलाया। तरबूज के आकार के 2 क्रिस्टल गोले आगे लाए गए और एक पत्थर के चबूतरे पर रखे गए। पूरी तरह से पारदर्शी, वे गर्म प्रकाश बिखेर रहे थे। ये इच्छा परीक्षा पत्थर से बने क्रिस्टल गोले हैं। झांग जुबान और काओशियोंग, आप दोनों इनमें से एक एक पर ताज़ा खून की एक बूंद टपकाएंगे। इसके बाद लियू यांग इन्हें छुएगा और क्रिस्टल गोले उसके मन के सच्चे विचारों को विश्वास स्तर के रूप में दर्शाएंगे। जिसका विश्वास स्तर अधिक होगा वही विजयी होगा। क्या कोई और प्रश्न है? एल्डर शांगचेन पूछते हैं। बिल्कुल भी नहीं, झांग जुबान और काओशियोंग ने सिर हिलाया। ज्ञानोदय की वसीयत परीक्षा वास्तव में एक सरल प्रक्रिया है। इसमें केवल इच्छा परीक्षा पत्थर का उपयोग करके विद्यार्थी के अंतर्मन की दुनिया में झांका जाता है। विद्यार्थी जिस शिक्षक पर अधिक विश्वास करता है वही शिक्षक जीतता है। नियम भले ही सरल हों, लेकिन विल इंक्विजिशन स्टोन एक महंगी वस्तु है और यह अत्यंत दुर्लभ भी है। इसके अलावा यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, इसलिए जब तक आवश्यक न हो अकादमी इसका उपयोग करने को तैयार नहीं है। इस प्रक्रिया में लगने वाले खर्च की भरपाई आमतौर पर हारने वाले पक्ष द्वारा की जाती है। काओशियोंग और बाकी लोगों की नज़र में झांग जुबान एक निकम्मा और निकम्मा व्यक्ति है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे में शीर्ष 100 छात्रों में से एक लियू यांग स्वेच्छा से उसका छात्र कैसे बन सकता है? मुकदमा शुरू होते ही उसकी हार निश्चित है। तब तक न केवल उसे शर्मनाक तरीके से अकादमी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि वह दिवालिया भी हो जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। सचमुच एक तीर से 3 निशाने। चलो शुरू करें। ये देखकर कि दोनों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, एल्डर शांगचेन ने हाथ से इशारा किया। झांग जुबान और काओशियोंग ऊपर की ओर चलते हुए एक एक क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं और उन क्रिस्टल बॉल पर अपने ताजे खून की एक एक बूंद टपकाते हैं। एक गर्म चमक फैलती है और उनके चेहरे विल इंक्विजिशन क्रिस्टल बॉलर्स में प्रतिबिंबित होते हैं। जाओ, एल्डर शांगचेन कहते हैं। लियू यांग चलकर आता है और अपने बाएं और दाएं हाथ एक एक क्रिस्टल बॉल पर रख देता है। विंग क्रिस्टल के गोले तुरंत चमक उठते हैं और उनकी रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। इच्छा परीक्षण पत्थर में सम्मोहन शक्ति होती है। जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है वह एक मायावी लोक में प्रवेश कर जाता है। वहाँ किए गए सभी कार्य व्यक्ति की सच्ची इच्छा का परिणाम होंगे और कोई भी बाहरी कारक उसकी इच्छा को प्रभावित नहीं करेगा। यदि किसी को वास्तव में शिष्य बनने के लिए विवश किया गया है तो वह न केवल अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रति घृणा की भावना भी रख सकता है। इसलिए ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण ये जानने का सबसे सीधा और सटीक तरीका है कि क्या कोई शिष्य वास्तव में गुरु को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आंखें बंद करके मायावी लोक में विलीन हो चुके लियू यांग को निहारते हुए एल्डर मोजियांग धीरे धीरे कहते हैं। दरअसल भरोसे का स्तर किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति पर विश्वास की मात्रा को दर्शाता है, जिसका अधिकतम मान 100 अंक होता है। हर 10 अंक एक सीमा रेखा है और 0 अंक का अर्थ है भरोसे का पूर्ण अभाव। 10 अंक का अर्थ है थोड़ा भरोसा, 20 का अर्थ है औसत भरोसा। शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध लगभग 30 अंक का होता है। कहा जाता है कि कुछ असाधारण शिक्षक अपने छात्रों का भरोसा 50 अंक तक बढ़ा सकते हैं। इसे एक अत्यंत प्रभावशाली उपलब्धि माना जाता है और पूरे त्यानिक्सुआन साम्राज्य में भी ऐसे परिणाम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आखिरकार एक बच्चे का अपने माता पिता पर भरोसा तो केवल 60 अंक के आसपास ही होता है। बुजुर्ग शांगचेन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलना जारी रखते हैं। दरअसल उन दोनों के बीच की बातचीत दूसरों को ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के पीछे की अवधारणाओं के बारे में बता रही है। मनुष्य विचारशील प्राणी हैं और उनमें से प्रत्येक के अपने विचार होते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी, जो बचपन से उनके साथ रहे हैं, 100 गुना भरोसे के स्तर तक नहीं पहुँच सकते। कहने की जरूरत नहीं, एक शिक्षक लंबे समय तक आपसी मेलजोल के माध्यम से ही किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास का स्तर धीरे धीरे बढ़ सकता है। फिर भी स्कूल शुरू हुए अभी मुश्किल से 2 दिन ही हुए हैं। इसके अलावा झांग जुबान की खराब प्रतिष्ठा को देखते हुए वह अपने छात्रों में विश्वास कैसे जगा सकता है? ये बात पैरों की उंगलियों से सोचने पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जी हाँ एल्डर मो, मैंने सुना है कि मास्टर टीचर बनने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक छात्र का विश्वास स्तर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सच है? प्रक्रिया समझाने के बाद एल्डर शांगचेन को कुछ याद आता है और वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते और पूछ लेते हैं। शिक्षकों को निम्न स्तरीय, मध्यवर्ती स्तरीय और उच्च स्तरीय में विभाजित किया जा सकता है। झांग जुबान निम्नतम श्रेणी में आते हैं, जबकि शेनबीरू और शांगबिन उच्च स्तरीय पद प्राप्त कर चुके हैं। अधिकांश लोगों का करियर एक उच्च स्तरीय शिक्षक के रूप में समाप्त होता है। होनटियन अकादमी के 2 प्रसिद्ध शिक्षक लूशुन और वांग चाओ भी इसी स्तर के हैं। मास्टर शिक्षक उच्च स्तरीय शिक्षकों से एक स्तर ऊपर होते हैं। गुरु शिक्षक केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही प्रसिद्ध नहीं होते, बल्कि उनके पास साधना के क्षेत्र में अद्वितीय अंतर्दृष्टि भी होती है। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई व्यक्ति सशक्त बन सकता है, जिससे वह अंततः अपने क्षेत्र का एक वीर व्यक्तित्व बन सकता है।
सम्राट शेन जुई न तो रानी के पुत्र हैं और न ही सबसे बड़े पुत्र। तर्क के अनुसार उनके लिए सिंहासन का उत्तराधिकार असंभव है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था में उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक गुरु के अधीन अध्ययन किया था, जिससे उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और वे युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली बन गए। अंततः वे शाही परिवार के सर्वोपरि विशेषज्ञ भी बन गए और इसी कारण उन्होंने सिंहासन पर बैठने और देश की महानता को आगे बढ़ाने का आधार तैयार किया। किसी महान गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करना अनगिनत लोगों का सपना होता है। शिक्षक को 9 उच्चतर मार्गों में निम्नतर व्यवसाय ही माना जा सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति मास्टर शिक्षक बन जाता है तो 9 उच्चतर मार्गों में अनेक व्यवसायों के बीच भी वह निस्संदेह और निर्विवाद रूप से शीर्ष व्यवसाय का सदस्य होता है। ये बात विशेष रूप से इसलिए सच है क्योंकि इस पेशे में लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय पेशे जैसे कि औषध विक्रेता, लोहार, प्रशिक्षण शिक्षक भी इसके सामने टिक नहीं पाते। शिक्षकों के विश्वभर में अनगिनत छात्र होते हैं। गुरु शिक्षक के मामले में तो ये बात और भी सच है। संभव है कि आप जिस भी विशेषज्ञ को देखें या जिसके बारे में सुने वह उनका छात्र हो। जैसे ही कोई घटना घटती है, अनेक लोग उनके आह्वान का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोग भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि एक महान राज्य के सम्राट ने एक गुरु को नाराज कर दिया था। एक ही आह्वान पर 8 दानजोंगशी स्तर के दर्जनों योद्धा वहां पहुंच गए और एक दिन से भी कम समय में पूरा राज्य नष्ट हो गया। शाही परिवार का पुनर्तः सफाया हो गया, उनके वंश का एक भी वंशज शेष नहीं बचा। इसीलिए साधकों के बीच ये सर्वविदित तथ्य है कि किसी को भी नाराज किया जा सकता है, लेकिन किसी गुरु को नहीं। कौन जाने उसके कितने छात्र हैं, कौन जाने उनके बीच कितने विशेषज्ञ हैं। उन्हें नाराज करना मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने के बराबर है। भले ही कोई मरे नहीं, लेकिन अपंग जरूर हो जाएगा। बेशक मास्टर टीचर की उपाधि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कई शर्तें और पूर्व आवश्यकताएं हैं और छात्रों का विश्वास शीघ्रता से जीतना उनमें से एक है। अध्याय 65 10 स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। जी हाँ, मास्टर टीचर बनने के लिए एक शर्त यह है कि शिष्य का उन पर विश्वास 60 से अधिक हो। यह एक मानक शर्त है, अन्यथा वे योग्य नहीं होंगे। एल्डर मू जियांग ने सिर हिलाया। 60 एल्डर शांगचेन आश्चर्यचकित रह गए। विश्वास का ये स्तर छात्रों के दिलों में उनके माता पिता के स्थान के बराबर है। जीवन भर साथ रहने के बावजूद माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास का स्तर केवल 60 है। ये स्पष्ट है कि शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते के लिए भी इस स्तर तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि त्यानिक्सुआन साम्राज्य में एक भी मास्टर टीचर नहीं है। यहाँ की योग्यताएं इतनी कठिन है कि उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। अगर आपकी अकादमी के लूशुन और वांग चाओ लगभग 30 वर्षों तक इसी स्तर को बनाए रखें तो उनके एसोसिएट मास्टर टीचर बनने की संभावना है। एल्डर मू अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। मास्टर टीचर के लिए सब कुछ स्वयं करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी वे अपने सहायकों को कार्य सौंप देते हैं। एसोसिएट मास्टर टीचर की भूमिका एक प्रशिक्षु के समान होती है। मास्टर टीचर बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। एसोसिएट मास्टर टीचर बुजुर्ग शांगचेन आश्चर्य से हौंफने लगते हैं। उनके लिए एसोसिएट मास्टर टीचर बनने में सक्षम होना स्पष्ट रूप से लूशुन और वांग चाओ के उच्च मानकों को दर्शाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन छात्रों का ये दोनों मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका उन पर कितना भरोसा है, वह ये पूछे बिना नहीं रह सका। इन वर्षों में उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। जिन वरिष्ठ छात्रों का उन्होंने कई वर्षों तक मार्गदर्शन किया है उनकी आयु 40 तक पहुंच जानी चाहिए। हालांकि इससे अधिक होना मुश्किल होगा। एल्डर मू अपना सिर हिलाते हैं। शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें कई शिक्षकों की परिस्थितियों की अच्छी जानकारी है। ये सच है, शांगचेन ने सिर हिलाया। विश्वास हासिल करना मुश्किल है, फिर भी ये बहुत आसानी से टूट जाता है। अक्सर एक छोटी सी घटना से ही यह चकनाचूर हो सकता है। अगर ऐसा न होता तो मास्टर टीचर की इतनी जबरदस्त प्रतिष्ठा न होती। मैंने सुना है कि हमारे शिक्षक संघ में एक प्रतिभाशाली युवती का आगमन हुआ है। इस वर्ष मात्र 18 या 19 वर्ष की आयु में ही वह निम्न स्तर की सहायक गुरु शिक्षिका बन चुकी है। एक खबर याद आने पर एल्डर शांगचेन स्वयं को पूछने से रोक नहीं पाए। वह हमारे गिल्ड लीडर की बेटी है। वह वाकई प्रतिभाशाली है। इस व्यक्ति का जिक्र करते हुए एल्डर मो अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और प्रशंसा में सिर हिलाते हैं। एसोसिएट मास्टर टीचर को निम्न स्तरीय, मध्यवर्ती स्तरीय और उच्च स्तरीय में विभाजित किया जा सकता है। 20 वर्ष से कम आयु में उनके रैंक में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है, भले ही वह केवल निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर टीचर ही क्यों न हो। अविश्वसनीय। इस तथ्य की पुष्टि होने पर एल्डर शांगचेन ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। वह भले ही होंटियन अकादमी के शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख हों, लेकिन वास्तविकता में वे मात्र एक उच्च स्तरीय शिक्षक हैं। उनके पास निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर टीचर बनने की योग्यता भी नहीं है। इसके बाद शांगचेन इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहते। इसके बजाय वे झांग जुवान और काओशियोंग की ओर देखते हुए कहते हैं, एल्डर मो, आपको क्या लगता है कि इन दोनों को कितना विश्वास प्राप्त होगा? अल्पिराम 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 अल्पिराम। तुम्हारे लिए अभी चले जाना ही बेहतर है। होंटियन अकादमी छोड़ दो और कभी वापस मत आना। उस युवक को ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा में मूर्खतापूर्ण ढंग से वहां खड़े देखकर शेन बीरू स्वयं को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर दबी हुई आवाज में उससे ये शब्द कहे। उसके नजरिए से झांग जुवान और शांग बिन दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अगर वह न होती तो उन दोनों का आपस में मिलना नामुमकिन था। ये परिस्थिति उसी की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर झांग जुबान को ईश्वर वध कोड़े से 100 बार पीटा जाए और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए तो भी वह उसकी इस दुर्दशा के लिए निश्चित रूप से दोषी महसूस करेगी। अब आप जाना चाहते हैं? बहुत देर हो चुकी है। अपनी देवी को किसी दूसरे पुरुष के प्रति चिंता व्यक्त करते देख शांग बिन ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। जब मेरी यह हालत है तब तो तुम जरा भी चिंता नहीं जताते, और फिर भी तुम उस लड़के की चिंता करते हो जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 नंबर पाए। धिक्कार है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह इतना क्रोधित हो जाता है कि किसी भी क्षण वह भड़क उठेगा। जी हाँ, ज्ञानोदय की परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या तुम जाना चाहते हो? सपने देखते रहो। काओशियोंग आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर जोश और क्रूरता का भाव झलकता है।
नतीजे जल्द ही आने वाले हैं, तब तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे काम कितने मूर्खतापूर्ण थे। क्या आपको इतना यकीन है कि आपको जीत मिलेगी? दूसरे पक्ष को इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर मानो जीत का टिकट उसी के हाथ में हो, झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया और पूछा। हे, उस युवक को मूर्ख समझकर घूरते हुए काओशियोंग ने ठंडे लहजे में कहा, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। इस लियू यान को मैंने खास तौर पर यहाँ बुलाया है। मैं उसके साथ आधे महीने से रह रहा हूँ और हमारा विश्वास स्तर शायद 20 से ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारा क्या तुम्हें लगता है कि तुम 10 अंक तक पहुंच पाओगे? उसे मुझसे जबरदस्ती छीनकर अपनी तरफ करने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कोर ऋणात्मक हो सकता है। शून्य का अर्थ है बिल्कुल अविश्वास, जबकि नकारात्मक का अर्थ है आक्रोश। आक्रोश जितना अधिक होगा, संख्या उतनी ही अधिक नकारात्मक होगी। उसे आज भी लियू यान की वह टकटकी भरी और अनिच्छुक निगाहें साफ याद है जब उसे उससे दूर खींचा गया था। भला वह व्यक्ति जिसने एक शिष्य को बेकाबू कर दिया हो, इस अभिमानी साथी को अपने सामने कैसे झुकने पर मजबूर कर सकता है? दोनों के बीच संबंध अभी भी काफी तनावपूर्ण होने की पूरी संभावना है, तो फिर लियू यांग इस व्यक्ति के प्रति कोई नाराजगी क्यों नहीं रखेगा? होनटियन अकादमी तियानिक्सुआन साम्राज्य की नंबर 1 अकादमी है। अगर कोई छात्र अपने शिक्षक पर 10 अंकों से भी कम भरोसा करे तो उसका शिक्षक शायद हंसी का पात्र बन जाएगा और यह बात पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। शांग बिन व्यंग्य से हंसता है। ओह हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें हंसी का पात्र बनने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी उन दोनों को उसे नीचा दिखाते देख शेन बीरू का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। जैसे ही वह उनका खंडन करने वाली थी, उसने देखा कि झांग जुबान उनके अपमानों पर भी भावहीन और शांत बना हुआ है, मानो उसे उनके उपहास से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। सच कहूं तो झांग जुबान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये लोग अभी जितना बोल सकते हैं बोल लें, कुछ समय बाद जब नतीजे आएंगे तो उन्हें रोते हुए देखना दिलचस्प होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। वो दो एल्डर शांगचेन की बातें सुनकर एल्डर मो जियांग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोले, इस लियू यान को यहाँ काओशियोंग लाओशी ने भेजा है, इसलिए उस पर उनका भरोसा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। फिर भी मेरे हिसाब से यह 18 या 19 के आसपास ही होगा। आखिरकार 20 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल है। जहां तक झांग जुबान की बात है, अगर उसने सच में लियू यान पर दबाव डाला है तो भरोसे का स्तर नकारात्मक ही होगा। अगर विश्वास का स्तर नकारात्मक निकला तो होंगटियन अकादमी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उस समय मैं एल्डरमो पर निर्भर रहूंगा। एल्डर शांगचेन कहते हैं। बिल्कुल, एल्डरमो की आंखें चमकीली और सख्त थीं। शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मैं ऐसे नीच व्यक्ति को अपने बीच पनपने नहीं दूंगा। अगर यह नकारात्मक साबित हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लियू यान को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। मैं इस घटना की रिपोर्ट संघ तक करूंगा और झांग जुबान का शिक्षण लाइसेंस रद्द करवाने के लिए पुरजोर प्रयास करूंगा। दूसरे पक्ष का वादा सुनकर एल्डर शांगचेन मुस्कुराए, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो नतीजे बस आने ही वाले हैं। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है, कमरे के केंद्र से 2 क्रिस्टल गेंदों से निकलने वाली रोशनी कांपने लगती है और धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। ज्ञानोदय इच्छा परीक्षा में शामिल व्यक्ति को अपने हृदय से निर्णय लेने से पहले सभी प्रकार के मायावी लोगों से गुजरना पड़ता है। इस समय प्रकाश का मंद पड़ना यह दर्शाता है कि वह परीक्षा के लिए आवश्यक अनुभवों से गुजर चुका है और परिणाम जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। विंग बाईं ओर स्थित क्रिस्टल बॉल पर संख्याएं धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। नतीजे आ चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य आने वाला है। क्रिस्टल बॉल पर धीरे धीरे संख्याओं को उभरते हुए देखकर काओशियों की उत्साहित आंखें चमक उठी। इस बार वह न केवल लियू यान को अपने मार्गदर्शन में वापस ले सकेगा, बल्कि झांग जुबान को बाहर निकालकर शांग बिन शाओए का विश्वास भी जीत लेगा। ऐसे मजबूत समर्थन के साथ क्या अकादमी में उसका भविष्य सुगम नहीं होगा? शाओ योजक चिन्ह ग्रेटर देन युवा स्वामी। संभवतः कुछ ही वर्षों में वह सफलतापूर्वक पदोन्नति प्राप्त करके उच्च स्तरीय शिक्षक बन जाएगा। जैसे ही वह अपने मन में चल रहे दृश्य को लेकर उत्साहित होने लगता है, क्रिस्टल बॉल में दिख रहे अंक आखिरकार स्थिर हो जाते हैं और भीड़ के सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका मुझ पर भरोसा निश्चित रूप से 20 से अधिक है। दहाड़ते हुए काओशियोंग ने जल्दी से अपना ध्यान क्रिस्टल बॉल की ओर मोड़ा, लेकिन एक नज़र में ही उसका उत्साह गले में अटक गया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी बतख की गर्दन पकड़ ली गई हो। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो जमीन पर गिर जाएंगी। ये कैसे संभव हो सकता है? उसके सामने घटते परिणाम उसे पागलपन की कगार पर ले जाते हैं। वह इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करता। लियू यांग एक छात्र है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, दोनों ने लगभग आधे महीने तक एक साथ समय बिताया, जिससे उनके बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। आखिर वह केवल उसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्रिस्टल बॉल पर विशाल संख्याएं स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं, मानो एक लंबी तलवार की तरह यह उसके दिल में चुभती है। 10। लियू यांग का उस पर भरोसा मात्र 10 अंकों का है। 10 से कम का कोई भी अंक अविश्वास दर्शाता है। 10 बिल्कुल सीमा रेखा पर है, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने घमंड से यह दावा किया था कि विश्वास का स्तर कम से कम 20 होगा, लेकिन नतीजा उसके मुंह पर करारा तमाचा बनकर आया है। क्या यही आपके आत्मविश्वास का आधार है? झांग जुबान ने देखा। मैं काओशियोंग की सांस अटक गई और वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। मैंने तुम्हें ढूंढने और यहाँ लाने के लिए इतनी दूर का सफर तय करने में बहुत परेशानी उठाई। उसके बाद हमने साथ में इतना समय भी बिताया, फिर भी तुम्हारा भरोसा इतना कम कैसे हो सकता है? भाई तुम्हें क्या हो गया है? लियू यान को देखकर काओशियों के मन में आत्महत्या का विचार भी कौंध जाता है। विश्वास कहाँ है? मनुष्यों के बीच बुनियादी विश्वास कहाँ है?